उसके कंजर्वेशन प्रिंसिपल को पढ़ेंगे। तो देखिए, पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, जब वो मैक्सिमम हाइट पे है उस इंस्टेंट पे एंगुलर मोमेंटम लिखो। लिख दिया साहब। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? पोजीशन वेक्टर और परपेंडिकुलर मोमेंटम का प्रोडक्ट जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? पोजीशन वेक्टर किसका? पार्टिकल का। किसके रिस्पेक्ट में? रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, जिसके अबाउट आपको लिखना है, मल्टीप्लाई मोमेंटम जो कि इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। दैट्स इट। ठीक है साहब। अब इसमें सवाल पूछते हैं कि पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया, किसी टी टाइम के बाद एंगुलर मोमेंटम बताओ क्या होगा? तो यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। किसी टी टाइम के बाद एंगुलर मोमेंटम बताओ क्या होगा? तो किसी भी टी टाइम के बाद मान लो पार्टिकल यहां है जिसका ये है वेलोसिटी, एक्स वाई प्लेन में चल रहा होगा, किसी भी रैंडम टी टाइम के बाद पूछा है, और इसका पोजीशन वेक्टर ये होगा आर। अब इसके एंगुलर मोमेंटम को लिखने में प्राण निकल जाएगा आपका। सर क्यों? क्योंकि वेलोसिटी भी एक्स वाई प्लेन में और पोजीशन वेक्टर भी एक्स वाई प्लेन में। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है सर? एंगुलर मोमेंटम होता है असल में आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। अब आर भी दोनों में है, एक्स और वाई में, और पी भी एक्स और वाई दोनों में है। हमें दोनों का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है, लेकिन यहां पे क्या होगा कि आर का भी परपेंडिकुलर, आर का एक्स कंपोनेंट आएगा जो कि वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों परपेंडिकुलर हो गए, और आर का वाई कंपोनेंट होगा जो वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करके दो एंगुलर मोमेंटम देगा। तो आंसर तो आप निकाल सकते हैं, बट लेंदी एग्जाम का पूछा हुआ सवाल भी है। सर आसान तरीका है क्या? हाँ बिल्कुल आसान तरीका है। हम इसका एंगुलर मोमेंटम लिखते ही नहीं है। सर एंगुलर मोमेंटम पूछा है तो लिखना तो पड़ेगा, हम लिखेंगे ही नहीं एंगुलर मोमेंटम। जो आसान है वो लिखेंगे। क्या लिख सकते हैं आसानी से? टॉर्क लिख सकते हैं क्या? हाँ सर टॉर्क लिख लो, टॉर्क में कोई बुराई नहीं होता। टॉर्क तो यहां पे पार्टिकल है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इस पे mg नीचे, हाँ फोर्स सिर्फ y में लग रहा है, तो इस r का x कंपोनेंट ले लेता हूं। टॉर्क का भी वही कहानी है। टॉर्क का कहानी क्या है? टॉर्क का कहानी है r परपेंडिकुलर टू द फोर्स एंड फोर्स परपेंडिकुलर टू द r। फोर्स अगर मैं लिखता हूं y वाला तो r लूंगा मैं x वाला। क्यों? क्योंकि y वाला r लूंगा और फोर्स भी y वाला है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट वैसे भी 0 हो जाएगा। तो किसी भी इंस्टेंट में पार्टिकल जब यहां था तो इस पोजीशन वेक्टर का जो x कंपोनेंट होगा rx वो होगा u cos थीटा इनटू t। सर आपको कैसे पता? ये तो टॉर्क मैंने लिख के भी सिखाया था। वैसे x एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा और कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो t टाइम में डिस्प्लेसमेंट होगा u cos थीटा इनटू t। अब देखना चमत्कार देखना, तो इसको लिखने की कोशिश कर लेना बेटा। कई रामलाल टाइप लोग होंगे जो कहेंगे हम, तो तू चल, तू ही चल, है ना? जब मन भर जाएगा तब आ जाना यहां पे, ठीक? mg और r होगा तुम्हारा u cos थीटा इनटू t। ठीक है सर आप ही लिख लो। चलो टॉर्क लिख लिया। अब बताओ, तो टॉर्क होता है जैसे फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, टॉर्क होता है रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। इसको dl बाई dt कह सकते हैं। अरे हाँ, अरे सर t छोड़ दिया आपने, u cos थीटा इनटू t। तो ये आ गया mg u cos थीटा इनटू t। dt को उठा के यहां रख दो तो dl बराबर हो जाएगा mg u cos थीटा t इनटू dt। अब अपन कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो dl का इंटीग्रेशन l mg u cos थीटा t स्क्वायर बाई 2, यही आंसर आएगा। लास्ट में मैग्नीट्यूड निकाल लेना। जो भी तुम एंगुलर मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में निकाल के लाओगे, अगर तुम कर ही रहे हो इससे तो एक पेज से ज्यादा लगेगा, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, यही आंसर आएगा। ठीक है? तो एग्जाम में AI ट्रिपल इंजीनियरिंग का एग्जाम होता था, उसमें यही पूछा था कि पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया तो एंगुलर मोमेंटम वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओ। तो mg u cos थीटा बाई 2 कांस्टेंट है, यहां से एंगुलर मोमेंटम वर्सेस टाइम का ग्राफ बनेगा आपका l वर्सेस t का। देखिए t स्क्वायर मतलब अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, ऐसा देखो t का पावर 2 इक्वेशन, और एंगुलर मोमेंटम कंटिन्यूअसली क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट, अब मैं आपको एंगुलर मोमेंटम लिखाऊंगा प्योर रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का, प्योर रोटेशनल मोशन में। रोटेशनल मोशन, मान लीजिए एक सॉलिड स्फीयर है। क्या है? सॉलिड स्फीयर है और ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, इसका मास m है, रेडियस r है, तो अपने फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद घूम रहा है। सर आपने एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखा है mvr, हाँ लिखा है, चल। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से पहले इसका फील करा देता हूं मैं। मान लो r रेडियस के सर्कुलर पाथ पे m मास का पॉइंट ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से घूम रहा है।
उसका एंगुलर मोमेंटम क्या लिखूंगा, एम बी आर। देखो ये रेडियस और ये वेलोसिटी दोनों परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे तुम लिखना भी चाहो तो साइन 90 आ जाएगा। आर और मोमेंटम देखो एम बी और ये पोजीशन वेक्टर आर, वेलोसिटी एंड मोमेंटम के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री, साइन 90। अब एम क्या, मैं वी को वेलोसिटी को आर ओमेगा लिख सकता हूँ, वेलोसिटी को आर ओमेगा लिख सकता हूँ, हाँ वेलोसिटी को मैं आर ओमेगा लिख सकता हूँ, इंटू एक और आर था साइन 91 होगा, ये हो गया तेरा एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। और व्हाट इज एम आर स्क्वायर, व्हाट इज एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर आई, तो एल बराबर हो जाएगा आई ओमेगा। सर ये तो बहुत आसान था, हाँ चीज हमने गलत थोड़ी ना पढ़ी है, ये तो पहले ही मैंने फील कराया था। P बराबर एम बी, लीनियर मोमेंटम बराबर मास इनटू वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम बराबर एंगुलर मास इनटू एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू लीनियर मास इनटू लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एंगुलर मास इनटू एंगुलर वेलोसिटी। ये कहानी है, ठीक है बेटा। तो अब मान लो ये सॉलिड स्फीयर की बात करी, कोई बात नहीं, इसका एंगुलर मोमेंटम इसी कहानी से लिखा जाएगा, आई इंटू ओमेगा, आई बोलो 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू एंगुलर स्पीड, इसका ओमेगा दिया हुआ, सारे पॉइंट का एंगुलर स्पीड यही है, अरे पॉइंट का एंगुलर स्पीड यही है, तो ये हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम। बहुत इजी है। अब मान लो एक रॉड है, इस रॉड को इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ऐसे घुमा रहे हैं, तो बताओ इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ओमेगा स्पीड से घूम रहे हैं, तो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा ml²/3 इंटू ओमेगा। ml²/3 कहां से आ गया, बच्चे पूछते हैं सर ml²/3 कहां से आ गया, अबे रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया और क्या होगी, ml²/3 तो होगा, ठीक है। अब देखो, अब प्योर रोलिंग मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, प्योर रोलिंग मोशन में, कंसेप्ट आपको रोलिंग मोशन का भी समझना था, रोलिंग मोशन ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का सम होता है, लेकिन प्योर रोलिंग मोशन अलग है। रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन का सम करते समय जरूरी नहीं कि ट्रांसलेशन और रोटेशन का दोनों का इफेक्ट सेम हो। अगर ट्रांसलेशन डोमिनेटिंग है तो फॉरवर्ड स्लिपिंग होगा, रोटेशनल डोमिनेटिंग है तो बैकवर्ड स्लिपिंग होगा, समझाया था। लेकिन ये आपको सिलेबस में पढ़ना नहीं है, आपको प्योर रोलिंग ही पढ़ना है, ठीक है। और सवाल भी प्योर रोलिंग के पूछे जाते हैं। तो प्योर रोलिंग मोशन में कैसे लिखेंगे, तो एंगुलर मोमेंटम होगा आई ओमेगा, तो होगा तुम्हारा रोटेशन की वजह से। अगर ऑब्जेक्ट घूम रहा है अपने सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, तो आई ओमेगा होगा। और उसके ट्रांसलेशनल मोशन के लिए आप लिख सकते हैं आर क्रॉस बी, इसके ट्रांसलेशनल मोशन के लिए लिख सकते हैं। ये चॉइस ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, रेफरेंस डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस, चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट डिपेंड्स अपॉन चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट, चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट, डिफरेंस नहीं, चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट। चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट का ओरिजिन तुम कहां मान रहे हो, डिफरेंस और चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट थोड़ी अलग चीजें हैं। एक ही बात है, मैं कहां से बैठ के देख रहा हूं, तो कहां से बैठ के देख रहा हूं ना, बैठ के, कहां से बैठ के देख रहा हूं, ये चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट हो गया। और मैं कैसे देख रहा हूं, मैं कहीं पे बैठ के देखूंगा नहीं, मैं घूमते हुए देखूंगा, है ना, घूमते हुए, मैं कहीं बैठ के नहीं देखूंगा। मैं डिफरेंस में हूं, मैं कैसे भी देख सकता हूं, घोड़ा पे बैठ के देखूंगा, मैं कौवा पे बैठ के देखूंगा, मैं भैंस पे बैठ के देखूंगा, तेरी मर्जी। बस में बैठ के देखूंगा, तेरी मर्जी। ये डिफरेंस हो गया। चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट का मतलब ओरिजिन कहां मान रहे हो, ओरिजिन तुम कहीं भी मानो। रोटेशनल वाला जो एंगुलर मोमेंटम है डज नॉट डिपेंड्स ऑन चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट। चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट का मतलब ओरिजिन कहां से मान रहे हैं, रेस्ट वाली ओरिजिन कहां से मान रहे हैं, ओरिजिन यहां मानो, यहां मानो, यहां मानो, यहां मानो, यहां मानो, या इसके सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ तुम्हें, या इसके सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें पार्टिकल ओमेगा से ही घूमता हुआ नजर आएगा, तू वहां बैठ जा, इसको देख, ओमेगा से घूम रहा है, मैं यहां से देख रहा हूं, ओमेगा से घूम रहा है, यहां से बैठ के देखो ओमेगा से घूम रहा है, यहां से बैठ के देखो ओमेगा से घूम रहा है। ओमेगा से घूमती हुई चीजें कहीं भी तुम बैठ के देखो, चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट मतलब रेस्ट में, ग्राउंड पे रेस्ट में कहीं भी बैठ के देखो, तुमको आई ओमेगा से घूमता हुआ नजर आएगा। तो चल भाई, एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट लिख रहे हो, ओरिजिन 0,0, हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट लिखोगे, यहां इसके अबाउट लिख रहे हो, तो इसके अबाउट तुम्हें ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई और ओमेगा से घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। किधर है, अंदर, क्लॉकवाइज के लिए अंदर, प्लस इसका मोमेंटम एम भी एक्स में है, यहां से कोई भी पोजीशन अपने को नहीं लेना, अपने को वाई वाला पोजीशन लेना है। इसका वाई वाला पोजीशन ये हो जाएगा, मान लो ये डिस्टेंस है ए, यहां से यहां का डिस्टेंस है ए, तो ये हो जाएगा एम भी ए, और ये पोजीशन वेक्टर ऊपर,
और वेलोसिटी आ गई मतलब अंदर की तरफ, ये भी अंदर की तरफ आएगा। अच्छा अगर मैं ए पर ही बैठ के देखूं, पॉइंट ए पर, वेयर इज ए, अरे वेयर इज ए, हियर इज ए, हियर इज ए, तो इसके लिए बी ऑब्जेक्ट वहां पे बैठ के देखूंगा तो भी आई ओमेगा से घूमता हुआ नजर आएगा, लेकिन ट्रांसलेशन वाला 0 हो जाएगा। हाउ सर, हाउ, वाई सर, वाई सर, अरे सर रामलाल ये आर बा और ये वेलोसिटी बा, आर और वेलोसिटी पहले, सर ये आर तो पहले ऐसे था, अरे यहां से बैठ के देखोगे तो आर ये होगा, यहां से बैठ के देखोगे तो आर ये होगा। अच्छा बी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो बी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम यही होगा। बी पॉइंट से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ध्यान से देखो, यही है बी, यहां से यहां से यहां से, ये सॉरी ए है, ए है, ठीक है। तो ये आ गया आपका एंगुलर मोमेंटम। यहां पे देखना, अब एंगुलर मोमेंटम आपको लिखना है। इस बार पार्टिकल ऊपर चल रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, कहां पे बैठ के देखोगे तुम्हें यहां से फील आ जाएगा। अगर पिछले सवाल में थोड़ा भी डाउट रहा होगा तो यहां से फील आ जाएगा। पहली बार कितने से घूम रहा है, ओमेगा स्पीड से, एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, तो आई ओमेगा होगा अंदर की तरफ, क्लॉकवाइज घूम रहा है इसलिए। अब इस पर वाई एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, तो इसका मोमेंटम किधर है, एम वी, वाई एक्सिस के लॉन्ग, देखना भाई वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो यहां से बैठ के कोई सा भी पोजीशन वेक्टर ले लेगा कि वाई एक्सिस में अगर वेलोसिटी है तो एक्स एक्सिस वाला लेगा, सर एक्स एक्सिस वाला लेंगे, तो ये होगा तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी, तो यहां पे लगा देगा एम बी वी। अब इसका डायरेक्शन देखेगा तो पोजीशन वेक्टर की तरफ हाथ रख, वेलोसिटी वाई में है, बता कहां आ रहा है, बाहर, तो इसको बोलेगा कि सर ये बाहर है, तो डॉट आएगा। और अगर तू बी पॉइंट पे बैठ जाएगा, रामलाल कहां बैठेगा बोल, बी पॉइंट पे, इतना पूछते नहीं लेकिन मैं सिखा रहा हूं तुम्हें, बी पॉइंट पे बैठेगा, तो जहां से बैठ के देख रहे हो वेलोसिटी उसी के लाइन में चल रहा है, ये पोजीशन वेक्टर, ये वेलोसिटी, मतलब पक्की बात है लीनियर वाला नहीं आएगा, सिर्फ रोटेशनल वाला आएगा। लीनियर मोशन की वजह से क्या होगा जी, एंगुलर मोमेंटम डिपेंड करता है ना कहां से बैठ के आप देख रहे हो, कहां से बैठ के आप देख रहे हो। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और एंगुलर मोमेंटम होता है एल बराबर आई ओमेगा, ठीक है सर। यहां पे अगर मैं आई से मल्टीप्लाई और आई से डिवाइड कर दूं, मेरी मर्जी, क्या किया मैंने, आई से मल्टीप्लाई और आई से डिवाइड। जब मैंने आई से मल्टीप्लाई करा तो और आई से डिवाइड भी कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आई 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 स्क्वायर हो गया, और आई ओमेगा को मैं क्या बोल सकता हूं, एल, तो आई 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 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आई, तो काइनेटिक एनर्जी होगा एल स्क्वायर बाई 2आई। तो सेम वैसा ही है जैसा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर बाई 2a। अगर कल को आपसे कोई पूछ दे कि साहब ये बताइए काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कैसा ग्राफ बनेगा, उसको क्या जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे। अगर आपसे सवाल पूछ ले नीट में कि काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच कैसा ग्राफ होता है, काइनेटिक एनर्जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के प्रोपोर्शनल होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्या जवाब देंगे। डिपेंड करता है सिचुएशन कैसा है। अगर मैं ओमेगा कांस्टेंट बोलूं तो बेटा आप बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कांस्टेंट माना है, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। लेकिन अब मैं कहता हूं कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रखा है मैंने, तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसा बनेगा। बड़ी अजीब सिचुएशन है। काइनेटिक एनर्जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाने से बढ़ेगा यहां, काइनेटिक एनर्जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाने से कम होगा यहां। पिला इस बात का, एकदम सही बात है। अच्छा हाँ सर एकदम सही है। आइए अब समझते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। नीट पॉइंट ऑफ व्यू में मैंने आपको 3 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट बताया, अगर नहीं बताया तो मैं आपको फिर से बताता हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नो कैलकुलेशन कोई, अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अच्छा एक चीज शायद तुमने नोटिस किया होगा कि पूरे रोटेशन में कहीं डिफरेंशिएशन नहीं है, पूरे रोटेशन में कहीं इंटीग्रेशन नहीं है, पूरे रोटेशन में कहीं ट्रिगोनोमेट्री नहीं है, कहीं लॉगरिथमिक नहीं है। बता हाँ या ना में जवाब देना प्लीज, है क्या? एक आध जगह पता नहीं यार डिफरेंशिएशन है सर, टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। अगर सर मुझे एल दे दिया टी स्क्वायर तो मुझे टॉर्क पूछ देगा, तो अच्छा बहुत बढ़िया, मतलब ये इंटीग्रेशन तो डिफरेंशिएशन तुमसे होगा ही नहीं, एक सिंगल लाइन का है, एकदम बेसिक फॉर्मूले पे, कोई लेंथी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ट्रिगोनोमेट्री पूरे रोटेशन में है ही नहीं। और आप रोटेशनल मोशन के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी देखेंगे तो आपको देखना बेटा, पता नहीं तुम कितने लोग देखते हो कि नहीं देखते हो, आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हो
जो कुछ भी तुम पढ़ रहे हो किसके लिए पढ़ रहे हो? सर नीट के लिए। तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि नीट में सवाल कैसे आते हैं। एक छोटी सी बस 2 मिनट में कहानी सुनाऊंगा, नहीं 2 मिनट में नहीं, 1 मिनट में, फटाफट सुनना। मैं जयपुर आकाश में पढ़ाता था अभी 3-4 साल पहले। तो वहां पे राजस्थान में ड्रॉप करने का ट्रेंड ज्यादा, आप कहीं से भी पढ़ रहे होंगे तो राजस्थान में एकदम जुझारू होते हैं लोग। राजस्थान के लोग मतलब होते हैं, हर जगह के लोग जुझारू होते हैं। जुझारू मतलब होता है कि एकदम डेडिकेटेड, मतलब ये करना है तो करना, चाहे जीवन निकल जाए, है ना। तो यहाँ पे बच्चे ड्रॉप बहुत करते हैं और सिलेक्शन लेते भी हैं। बहुत ज्यादा बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं, मतलब भरोसा नहीं होगा, ऐसे बच्चों से मैं मिलवा दूंगा जिनका आईक्यू लेवल यहाँ होता है। हम ये सोचते थे कि ये अगर डॉक्टर बन ही नहीं सकता, ये बन ही नहीं सकता, पहली बात तो डॉक्टर, अगर ये डॉक्टर बन जाएगा ना तो दुनिया में कोई भी डॉक्टर बन सकता है, ठीक है ना। आईक्यू लेवल एकदम यहां है साहब का, मतलब उसको मोमेंटम ही नहीं समझ आ रहा, फोर्स और मोमेंटम में रिलेशन ही समझ नहीं आ रहा, फॉर्मूले याद नहीं रहते, एक ही डाउट को 10 बार पूछता है, लेकिन पूछता है, मास्टर को छोड़ता नहीं है। अब हुआ क्या, 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, नहीं होते 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 एक संघर्ष, सारे सवाल 3 साल 4 साल तक, 3 साल तक ड्रॉप करता रहा और क्वालिफाई कर गया। तो नीट कभी भी बहुत हाई आईक्यू लेवल का गेम नहीं है। नीट गेम है संघर्ष का, संघर्ष का है। अभी अभी लास्ट ईयर मैं आपको एक स्टूडेंट से मिलवाऊंगा, है ना, आर्मी से रिटायर्ड, मतलब वॉलंटरी रिटायर लिया आर्मी से, 30 साल का उम्र, 30 ईयर, बहुत जल्दी मैं आपको उससे मिलवा दूंगा, 30 ईयर, रोहित नाम है उसका। आर्मी से रिटायर होने के बाद इंडिया में क्वालिफाई नहीं हुआ तो फॉरेन चला गया, फॉरेन में उसको मजा नहीं आया, वापस आ गया, मेरे से भी 6 महीने बड़े, 6-7, 1 साल बड़ा है मेरे से, ठीक है। वो वहां से वापस आ गया, वापस आने के बाद यहां पे कोचिंग में आके कोटा में तैयारी करना शुरू किया। पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में भी क्वालिफाई नहीं हुआ, फाइनली इसने 3rd अटेम्प्ट दिया इस बार नीट 2020। पूरे लॉकडाउन में यही था। अब तुम सोच सकते हो उस इंसान का क्या हालत होगा जो 31 साल की उम्र का है, 30-31 साल की उम्र का है। उस इंसान का फिजिक्स में क्या हालत होगा, फिजिक्स का पी भी नहीं आता था उसको। गैप देख रहे हो कितना बड़ा है। अब तुम 12th में हो तो तुम्हें फिजिक्स नहीं आता, अब वो 10-15 साल बाद तुम्हें फिजिक्स का क्या आएगा, सोचो। लेकिन संघर्ष, रात भर डाउट, वो क्या कहते हैं, लाइब्रेरी में खुला रहता है कोटा में, रात भर लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता था। और आज वो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज हरियाणा का है, लड़का भी वो हरियाणा का है। ये होता है डेडिकेशन लेवल। और मैं 1% भी आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूं, कोई भी गलत चीज कम्युनिकेट नहीं करूंगा। 31 ईयर, 31 साल, आर्मी से रिटायर्ड, फॉरेन जाके मेडिकल कॉलेज में 2 साल पढ़ के वापस आया, ये सारी कहानी है उसकी। 8-10 साल उसने नौकरी किया आर्मी में, फिर वापस आया। तो मैं ये बात इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपको कभी लगता है कि इसके नंबर तो ज्यादा आ गए, इसके नंबर तो कम आ गए, मेरे नंबर नहीं आ रहे, मेरे से गलत हो जा रहा है, इन सब चीजों को दिमाग में रखने से कोई फायदा नहीं होता। फायदा बस होता है अपने आप पे ध्यान देने से और अपने आप में ये पता करने से कि हमें क्या नहीं आता है। कई लोग होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जिनको ये पता होता है कि हमको ये भी आता है, ये भी आता है, उनको क्या नहीं आता वही नहीं पता। तो आप बस अपनी कमियों पे काम करिए और एक दिन ऐसा आएगा जब अपने सारे कमियों पे काम करते करते आपको ऐसा लगेगा कि आपको सब कुछ आता है। बस आपका जो टॉपिक वीक है, और कोई भी चीज करने में समय लगता है। कई बार बच्चों को मैं देखता हूं, सर ये लेक्चर तो 2 घंटे का है, लेंथी हो जाएगा सर, इतना टाइम कहां है। अच्छा, कहां के मिनिस्टर हो रहे हो तुम भाई, टाइम नहीं है तुम्हारे पास। 24 घंटे टाइम होते हैं, 24 आवर टाइम होता है। 24 घंटे में अगर कोई स्टूडेंट शेड्यूल बना के लेक्चर को पूरा कर पा रहा है और तुम नहीं कर पा रहे हो, उसमें तुम्हारी गलती है। मैं जानता हूं पढ़ाई बहुत करना मुश्किल है, टेक्निकली प्रॉब्लम भी आता है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन फिर भी आपको ही करना है ये चीज। सर कैसे करेंगे? इंटेंशन से। जिस दिन तुम्हारा इंटेंशन क्लियर है ना, जिस दिन तुम्हारा प्रायोरिटी सेट है ना कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है, तो 24 घंटे तुम्हारे दिमाग में वही घूमेगा, सब कुछ आसान हो जाएगा। करने से होता है। अगर पढ़ाने में भी मेरे लैगिंग आ जाए तो मैं तुमसे पूछूंगा, बेटा पढ़ाने में लैगिंग आ रहा है, बताओ कैसे शेड्यूल फॉलो करूं? पढ़ाना है तो पढ़ाना है, क्योंकि मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली है। जिम्मेदारी ली है तो उसको पूरा करना पड़ेगा, नहीं करूंगा तो पत्थर मार के जाओगे। उसी तरीके से ये सोचो कि तुमने भी तो जिम्मेदारी ली है, और तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं, घर वाले हैं, उनको तुमसे बस इतना ही उम्मीद है कि वो समाज में जाके, सोसाइटी में जाके ये कह सकते हैं मेरा बेटा डॉक्टर है,
उनको ही पता है कि तू डॉक्टर बन जाएगा तो उनसे कोई लेना देना नहीं रखेगा तू। ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, पर्सनली मत लेना। तो पता है तुमसे पैसे भी नहीं चाहिए भाई, तू जब तक डॉक्टर बनेगा और जब तक कमाएगा उनकी उम्र हो चुकी होगी, जीवन खत्म है उनका, तुमसे कोई अट्रैक्शन नहीं उनका। हाँ, वो भी सेल्फिश है और वो सिर्फ इस बात को लेके सेल्फिश है कि उनको एक बार कहना है, बस किसी के सामने खड़े होके बस ये कहना है कि मेरा बेटा इस कॉलेज में पढ़ रहा है, वो डॉक्टर बनेगा, बस इतना ही कहना है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पर है, तुम्हें ये जिम्मेदारी उठाई है, और अगर इसको पूरा नहीं कर पाते हो तो धिक्कार है तुम पे। समझ रहे हो बात क्या कह रहा हूं मैं? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी, जिम्मेदारी उठाई है तुम्हारी। अगर इसको नहीं पूरा कर पाओगे तो बताओ क्या गलत है या नहीं। तो प्रायोरिटी सेट करो। सर लंबे समय तक मन नहीं लगता पढ़ने में, तो भाई लंबे समय तक अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा पढ़ने में, मतलब तुम्हारा प्रायोरिटी वो है ही नहीं। मेरा तो मन हटाना पड़ता है। या बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनको पढ़ने में ही मजा आ रहा है, दिमाग कैसे थकता है जब आप एफर्ट्स लगाओगे। एफर्ट्स लगाने की जरूरत ना करे पड़े वैसा पढ़ाई करो। और ये कैसे हो सकता है कि सर बिना एफर्ट्स के हम पढ़ ले? ये बिल्कुल हो सकता है अगर तुम्हें ये पता हो कि मेरे लाइफ का प्रायोरिटी क्या है, मुझे किस काम को करना है और क्यों करना है। जिस दिन तुम्हें ये पता चलेगा ना कि ये सारे जो दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शन, इन सब से ऊपर है ये काम। और दूसरी बात, XYZ, तुम्हारी उम्र कम नहीं, तुम 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे नहीं हो। तुम्हारे लाइफ में n नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शन है, n नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शन। कैसे n नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शन सर? तुम्हें ही पता है कैसे हैं। XYZ अलग अलग तरह के डिस्ट्रैक्शन होते हैं इस उम्र में आके। वो तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे उम्र का दोष है। लेकिन मेरा एक बात समझो बेटा, डॉक्टर बनने का काम तुम अभी कर रहे हो, एक बार नीट क्वालिफाई हो जाए ना तो कॉलेज में जाके फर्स्ट सेमेस्टर में 3 पेपर में फेल हो जाना, कोई नहीं पूछ बोलेगा तुमसे। लेकिन नीट क्वालिफाई नहीं हुआ ना तो सब पत्थर मारेंगे। मैं तो खुद कहता हूं कि अभी अभी जान लगा के पढ़ ले 6 महीने। मेरी बात सुनना ध्यान से, अभी जान लगा के पढ़ लो 6 महीने अभी। उसके बाद कॉलेज में जाके तुम मत पढ़ना। तो कॉलेज में जाके बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, मत पढ़ना। और तुम्हारे जीवन में अभी जितने भी XYZ टाइप के डिस्ट्रैक्शन है ना, वो सब पूरा करना। दुनिया में जितने भी काम बने सब करने के लिए बने। हाँ, मैं खड़े होकर बोल रहा हूं यहाँ पे, दुनिया में जितने भी डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे दिमाग में आते हैं ना, सब वैलिड है, सब भगवान ने बनाया, सब नेचुरल है, सब कुछ, एवरीथिंग इज नेचुरल। अगर तुम अपने जीवन में कोई भी काम नहीं कर पाते हो ना तो बेकार जिंदगी है तेरा, बेकार जिंदगी। तुम्हारे मन में जो भी XYZ काम आ रहा है सब करने के लिए बने यार, सब करने के लिए बना है सब कुछ, लेकिन उसको करने का एक सही समय आता है। अगर तुम अभी XYZ काम कर लेते हो, कॉलेज में नहीं पहुंच पाओगे, ये इसी गलियों में भटकते रह जाओगे। लेकिन एक बार तुम नीट क्वालिफाई होके कॉलेज में जाते हो और फिर जब XYZ काम करते हो, किसी दिन पकड़े भी जाते हो तो घर वाले कूटेंगे नहीं, कहेंगे अपना ही बच्चा है, गलती हो गया। समझना इस बात को, अपना ही बच्चा है, गलती हो गया। लेकिन अगर तुम अभी करोगे ना और घर वालों को पता चल गया तो बहुत भयंकर मारेंगे। समझ रहे हो? देखो इस सिचुएशन का फर्क है बस। यहां पे अगर तुम कोई गलती करते हो तो तुम्हारी गलती है, अगर तुम एक बार सक्सेसफुल हो जाते हो तुम्हारी गलती है, तो तुमने किया नहीं, तुमसे हो गया, बच्चे हो तुम, घर वाले सपोर्ट करेंगे, अपना ही बेटा है, हो गया, कोई बात नहीं, क्योंकि तुम मेडिकल कॉलेज में हो। और मैं तो कहता हूं, और मैं अपनी बात बताता हूं, कॉलेज में जाके पहले सेमेस्टर में 4 में से 3 पेपर में फेल हो गया था मैं। तुम कहोगे सर आपने स्कूल पढ़ा नहीं, कॉलेज में जाके फेल हो रहे हो, तो जीवन में किया क्या है? वही सब कुछ किया है, सारे काम किया है, लेकिन बस इतना ध्यान रखा है सही समय पे सही काम किया। ये याद रख ले बस। तुम्हारे मन में जो कुछ भी आ रहा है बेटा, ये सब कुछ नेचुरल है, सब करने का है, लेकिन सही समय आने पर। अभी दुनिया को भुला दो, सेल्फिश बन जाओ, माँ बाप से नाता तोड़ लो, घर वालों का फोन उठाना बंद कर दो, बस उनसे पैसे का हिसाब रखना कि इतने पैसे चाहिए महीने में, इतने खर्च है यहाँ पे, ये पैसे मंगाओ, बाकी कोई मतलब नहीं है। किसकी शादी हो रही है, कौन मर गया, कौन जिंदा है, किसकी तबीयत खराब है, एकदम छोड़ दो दुनिया। ऐसे ही का काम, ऐसे ही इतिहास बनता है। और तुम डॉक्टर बन जाओ, ये तुम्हारे लिए इतिहास से कम है क्या? कितने डॉक्टर है तुम्हारे गांव में, तुम्हारे घर में? मैं उस लोगों की बात कर रहा हूं जो सच में बहुत छोटे से शहर से संघर्ष करते हुए यहां तक आना चाहते हैं। वो तुम्हारे लिए इतिहास है, और इतिहास बनाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ पाने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो एकदम जान लगा दो और बाकी सब चीजों को छोड़ दो। बस 6 महीने की बात है, गुजर जाएगा। उसके बाद जब सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तो यही जितने लोगों को तुमने छोड़ा था, अवॉइड किया था, नहीं भाग के पीछे आएंगे, ये भाग के पीछे आएंगे, और तब अपने जीवन में तुम मजे करना।
मैं देखता हूँ यहाँ पे, जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो बच्चे फेसबुक पे फोटो डालते हैं, इंस्टाग्राम पे फोटो डालते हैं। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो इंस्टाग्राम फेसबुक जानते ही नहीं, मेरी बात सुनना ध्यान से, इंस्टाग्राम फेसबुक जानते ही नहीं, व्हाट्सएप टेलीग्राम जानते ही नहीं, लेकिन जैसे ही इनका सिलेक्शन होता है और जो फोटो डालने वाले का नहीं होता है, अब वो अचानक से पाई का फेस डिफरेंस आता है। जो फोटो डाल रहे थे उनका फोटो डालना बंद हो जाता है, और जो फेसबुक का नाम नहीं जानता था, एक बार सेलेक्ट होने के बाद रोज फोटो डाल रहा है और रोज टैग कर देता है मुझे। मैं परेशान हो गया हूं। यही होता है भाई, उस जितना शरीफ था आज उतना भयंकर उदंड हो गया वो। तो ये तो होना है। तो कसम खा ले कि नीट मेडिकल कॉलेज में जाके पहले सेमेस्टर में 2 सेमेस्टर में फेल होना है और जितनी दुनिया के XYZ काम है सब कर लेने, जा लिमिट में रहते हुए सब कर लेना, लेकिन एक बार मेडिकल कॉलेज पहुंच जा, बस मैं ये चाहता हूं। समझ में आया कि नहीं है? तो बस यही समय है, पूरी तरीके से जान लगा के एकदम कुत्ते की तरह पढ़ो। कुत्ता 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 समझता है, कहीं भी पड़ा रहता है एकदम, उसका मतलब जीवन अस्त व्यस्त है, मतलब जिस चीज के पीछे पड़ जाता है उसी चीज को करता रहता है। तो तुम एकदम इंसान हो ही ना, पागल हो जाओ तुम, एकदम पागल की तरह, कुत्ते की तरह लग के पढ़ते रहो, बस लगातार पढ़ते रहो, कोई थकने उकने का काम नहीं होता। बस ये है कि तुम एक बार उसमें लग जाओगे ना और तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मजा आने लगेगा ना, तो बस वो करते जाओ। और बस अभी से नीट तक लगातार 14 घंटे पढ़ो, और तुम्हारे दिमाग में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलावा कुछ भी नहीं घुसना चाहिए, इतना ध्यान रखना। अगर कुछ भी घुसा तो गड़बड़ हो जाएगा सिस्टम। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलावा 6 महीने तक कुछ भी नहीं घुसना चाहिए। यस, डेडिकेशन लेवल से बस 6 महीने पढ़ लो ना यार, उसके बाद वही करना जो तेरा दिल चाहता है। और मैं भी जानता हूँ तेरा दिल क्या चाहता है। हमने भी कॉलेज में जाके वही किए हैं, ऐसा नहीं कि कॉलेज में जाके बहुत शरीफ रह गए। कॉलेज में जाने के बाद, अभी नहीं, सही समय पे सही काम करो और जान लगा दो। चलो इधर देखो, जैसे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम था, उसी तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी होता है। देखो, इन आवर प्रीवियस सेक्शन वी हैव डिस्कस्ड दैट द एक्सटर्नल टॉर्क इज 0। प्रीवियस सेक्शन कब किया? अरे यार, ये सूखा नशा करके टाइप कर देते हैं, कोई बात नहीं, चलिए अपन देखते हैं। सुनो, मैं छोड़ो, ये इग्नोर करो, मैं समझाता हूं। इफ फोर्स इज 0 देन dp by dt is equal to 0। जानते हो? यस सर। फोर्स 0 है तो dp by dt 0 होगा। अच्छा, टॉर्क 0 है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा क्या? नहीं कह सकते, क्योंकि अगर नेट टॉर्क 0 है तो नेट फोर्स क्या होगा हमें नहीं पता, क्योंकि मैं समझा चुका हूं। अच्छा सर, इफ नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0 देन dl by dt is equal to 0 and dl by dt is equal to 0, hence L remains constant। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा तो। नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या होना चाहिए? 0। नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं कह सकते, क्योंकि आपने पढ़ा है ना कपल के केस में, नेट फोर्स क्या होता है बोलो? 0, लेकिन नेट टॉर्क लग जाता है। तो सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है तो भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, क्योंकि नेट फोर्स 0 लग के कपल के केस में टॉर्क लगा देता है। तो टॉर्क लग रहा है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, टॉर्क नहीं लग रहा है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। कई बार बच्चे पूछते हैं, सर हमें ये नहीं समझ में आता है कि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा के सवाल क्यों किया, कुछ और भी तो कर सकते थे। तो मैं उन बच्चों को स्टेटमेंट लिखा देता हूँ क्लास में कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे पूरे रोटेशनल मोशन में, और कौन सा थ्योरम है भाई? अगर तुमसे बोल रहा है कि ये ऑब्जेक्ट इतने से घूम रहा था, थोड़ी देर बाद इतने से घूम रहा है, तो कौन सा थ्योरम लगाएगा मुझे बता। अगर उसका ओमेगा चेंज हो गया, कुछ चेंज हो गया, तो इसमें 2 ही टॉपिक अभी मैंने पढ़ाए हैं अभी रिसेंटली 2 क्लास में, रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का थ्योरी है? नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जैसा चीज होगा यहाँ पे? सर लीनियर मोमेंटम तो वर्क एनर्जी पावर में कंजर्वेशन सीखा था हमने, उसके सेक्शन में बाद में पढ़ाया था। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलग होता है। अब रोटेशनल चीजों में तुमसे कुछ भी पूछे ना, मतलब डिस्क घूम रहा उसको चिपका दिया, डिस्क घूम रहा उसमें बॉल लटका दिया, कुछ भी इस तरह के सवाल पूछे तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम नहीं करेंगे। और क्या करेंगे बता? मैं ये क्लास में ही लिखवा देता हूं। हम क्या करें? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम नहीं लगाएंगे तो और क्या कर लेंगे? कोई थ्योरम ही नहीं है हमारे पास, सिंपल सी बात है। तो देखो, टॉर्क 0 देन L कांस्टेंट। बिनो जो एंगुलर मोमेंटम है प्योर रोटेशनल मोशन में मैं लिख सकता हूं I ओमेगा, है ना। अगर ऑब्जेक्ट किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन में है तो उसको मैं लिख सकता हूं I ओमेगा। ठीक है सर, I ओमेगा लिख सकता हूं। तो इस केस में क्या हो जाएगा? I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। अगर I ओमेगा कांस्टेंट है, टॉर्क 0 है, तो I1 पहले केस में I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। ये कहने का मतलब ये है कि अच्छा मान लो डांसिंग कर ले, डांसिंग गर्ल समझते हो, एक लड़की ऐसे नाच रही, लड़की ऐसे नाच रही, ठीक है। अब नाचते नाचते लड़की का मन किया, उसने हाथ को उठा के यहां लगा दिया,
तो जैसे ही यहां लगाया तो किसी ने पत्थर तो नहीं मारा लड़की को? नहीं सर, ये बबीता नाच रही थी। देखिए इधर ओमेगा से बबीता के हाथ है, ये ऐसे नाच रही और अपना से इसका मन किया, इसने हाथ नीचे कर लिया। हाथ नीचे कर लिए तो मासेस एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास आ जाएंगे, और एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास अगर मास आ गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। हाँ, टॉर्क जीरो तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम प्योर रोटेशनल मोशन में होता है आई ओमेगा। तो अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम करोगे तो एंगुलर स्पीड क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो जैसे ही हाथ को ये अंदर लाएगी खींच के लड़की, तो इसका एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगा? अपने आप कम हो जाएगा। अच्छा, मान ले रामलाल पागल हो गया, अरे इसको देख के नहीं, ऐसे ही रामलाल पागल हो गया। ये धरती है, ये धरती है। अब रामलाल हो गया भैया पागल। उसने क्या किए, धरती के सरफेस पे बैठ के गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। यहां से गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। ये अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है। गड्ढा खोदना शुरू कर दिया, धमाधम 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 गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। और उस मिट्टी को यहां से उठा के सरफेस पे रखने लगा। ये गड्ढा खोद के यहां रख दिया मिट्टी को, फिर ये खोद के यहां रख दिया मिट्टी को, फिर यहां से गड्ढा खोद के यहां रख दिया मिट्टी को। ये पूरा खाली कर दिया, ले यहां रख दिया मिट्टी को, मिट्टी का ढेर यहां लगा दिया, ये पूरा खाली कर दिया। इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया। हाँ, पागल हो गए, लगातार गड्ढा खोदते जा रहा है 2-4 साल से। क्रिटिकल सवाल है। अब सारे मिट्टी को उठा के मैं यहां रख दूं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये मिट्टी मासेस कहां चलेगा? जो यहां थे ये दूर चलेगा, यहां पे चलेगा। तो इसके वजह से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, तो ओमेगा घट जाएगा। क्यों सर? क्योंकि टॉर्क थोड़ी ना लगा। रामलाल और अर्थ को मैंने सिस्टम मान लिया था। रामलाल पागल होकर सारा मिट्टी खोद के ऊपर रख दिया। तो जब भी सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? प्योर रोटेशनल मोशन, आई ओमेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी तरीके से बढ़ाओगे तो एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एंगुलर स्पीड कम हो जाएगा। जैसे मान लो मैं ऐसे ऐसे करके डांस कर रहा हूं, ऐसे करके डांस करो, ऐसे करके डांस करो। डांस करते 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 डांस करते करते मैंने हाथ अपने खोल लिए, तो मैं किसी ओमेगा से डांस कर रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। जैसे मैंने हाथ को खोल के सेपरेट कर लिया तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से हाथ दूर गए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? मतलब होता है कितना मास और कितना दूर, जितना दूर उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, एंगुलर स्पीड अपने आप कम हो जाएगा। बहुत आसान सी बात है, बहुत आसान सी बात है। देखो, a swimmer while jumping into river from a height easily forms a loop in a air if loop कैसे बना लेगा? तो वो क्या करता है? अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम कर लेता है। he pulls his arms and legs in, क्योंकि जितना सेपरेट करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको बढ़ जाएगा, तो घूमना मुश्किल होगा। देख क्या कह रहा है, स्विमर जंप इन हाइट इजीली लूप इफ इन एयर। लूप मतलब घूमना, ऐसे ऐसे घूम जाता है ना, ऐसे जाता, कूद के ऐसे घूमते हुए पानी में गिरता है। तो घूमने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होना चाहिए, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम कैसे होगा? जब हाथ गोड़ पैर सब पास पास चिपका लेगा। तो बुझा ही नहीं रहा तुम्हें। ही पुल्स हिज आर्म्स एंड लेग्स इन। नेक्स्ट देखो, अब समझना, थिन सर्कुलर रिंग। एक थिन सर्कुलर रिंग है बेटा। क्या है बेटा? थिन सर्कुलर रिंग। ये देखो, थिन सर्कुलर रिंग। अच्छा, of mass m and radius r rotating about its axis with a constant angular speed omega। ये constant angular speed omega से rotate कर रहा है। Two objects each of mass small m are attached gently in the opposite ends of a diameter of the ring. Then ring now rotate with an angular velocity। ओ हो। समझना, constant angular speed omega से घूम रहा है, जिस डिस्क का मास है m, रेडियस है स्मॉल r। ठीक है, ऐसे घूम रहा है। तो अगर मैं चाहूं तो इसका एंगुलर मोमेंटम लिख सकता हूं। क्या होगा एंगुलर मोमेंटम? आई ओमेगा। आई बोल, mr², रिंग है इनटू ओमेगा, ये होगा इसका एंगुलर स्पीड। अब कह रहा है कि दो मास लाए छोटे छोटे, और चुपके से धीरे से, प्यार से, धीरे से, चुपके से इसके दोनों एंड्स पे चिपका दिया। कोई टॉर्क नहीं लगा। हाँ सर, कोई टॉर्क नहीं लगा। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम इनिशियल के बराबर। लेकिन फाइनल होगा कितना? तो ध्यान से सुनिएगा, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये डिस्क रिंग तो एज इट इज रहेगा, हाँ, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आई रहेगी, हाँ रहेगी, आई रहेगी। लेकिन दो मास चिपकने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ बढ़ जाएगा, तो उसका फाइनल एंगुलर स्पीड घट के कुछ ओमेगा नॉट हो गया। तो चलो ओमेगा नॉट लिख लिया। ये किसका लिखा अभी? सिर्फ रिंग का। अब इस रिंग पे मासेस भी चिपके हुए हैं, तो इसी के साथ घूमेंगे। इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मास का आर डिस्टेंस पे क्या होगा? mr²। इसका भी m होगा mr², तो 2mr² लिख सकते हैं इनटू एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट।
अरे mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया भाई, एक पॉइंट वहां से तो है ना r डिस्टेंस पे और घूम रहा है ओमेगा से, तो ये लिखेंगे। अब इन दोनों को बराबर कर देते हैं, तो mr² ओमेगा इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का था ये, तो हो जाएगा mr² ओमेगा नॉट बाहर आ जाएगा, तो 2mr² इंटू ओमेगा नॉट, r² कैंसिल होगा, तो कैपिटल M ओमेगा बटा कैपिटल M प्लस 2m इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। आओ ढूंढे आंसर ढूंढे, कैपिटल M ओमेगा कैपिटल M प्लस 2m आंसर। सर इसका mr स्टार चाहिए, क्या चाहिए सर, इसका mr स्टार चाहिए, अब इसका mr स्टार चाहिए। एक बच्चा बोल रहा था कि सर mr स्टार एक बहुत ही बेसिक बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, निगेटिव सेंस में नहीं बोल रहा हूँ सर, ये बहुत बेसिक बात है। हाँ बहुत बेसिक बात है, मैं तो पहले से बोलता आ रहा हूँ, ये कुछ खास है ही नहीं, जिसको फिजिक्स का फील आ जाए, फिजिक्स भी तो बहुत बेसिक है, लेकिन कहाँ आता समझ, कहाँ आता है समझ, नहीं आता ना, फिजिक्स भी बहुत बेसिक, एकदम फंडामेंटल चीजें घूम रही, घूमती चीजों को नहीं देखा क्या तुमने, देखा है घूमती हुई चीजों, लेकिन उसके मैकेनिज्म को समझना मुश्किल होता है। तो है हमारा स्टार बहुत आसान चीज, उसको फील करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन एक बार फील कर जाएंगे तो है तो वो चमत्कार, आसान चीज है लेकिन है तो चमत्कार। अभी तो फिजिक्स शुरू हुआ है बेटा, और आपने देखा ही है कि mr स्टार से NLM में हमने कैसे कैसे सवाल कराए, बहुत 1.5 पेज के कैलकुलेशन वाले सवाल हो जाते बहुत जल्दी, है ना। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपन ये कर सकते हैं कि जो मास मैंने चिपकाया है वो 0 है, मतलब स्मॉल m 0 है, तो जो फाइनल एंगुलर स्पीड होगा वो इनिशियल के इक्वल होगा। हाँ सर ये तो बहुत आसान बात है, आप चिपका रहे हो लेकिन कुछ चिपका ही नहीं रहे हो क्योंकि मास 0 है तो 0 आना चाहिए। अब देख लो, वेरीफाई करके देख लो, एक सोच है, छोटी सी बात है, अपन को देख लेना चाहिए, हालांकि सवाल आसान है, करके निकाल लिया आपने, और इसको करने की आदत डालिए, क्योंकि ये सब करते रहेंगे तभी बहुत जल्दी 2 लाइन का कैलकुलेशन हो गया, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दिया, लेकिन फिर आपको इससे कॉन्फिडेंस आएगा और आपको फील होगा, ये ज्यादा लंबे समय तक आपको याद रहेगा और आंसर का आपको फील भी आएगा। चलो स्मॉल m को 0 रखते हैं। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे स्मॉल m को 0 रखूंगा तो ये तो आ रहा है, ये भी सही है, स्मॉल m को 0 रखूंगा इसमें भी सही है, स्मॉल m को 0 रखूंगा इसमें भी सही है सारे में सही आ रहा है। तो सर अब सारे आंसर हो सकते क्या, नहीं हो सकते भाई, सारे कैसे हो जाएंगे, सब सॉल्व करके तो यही आ रहा है ना। अब जस्टिफाई कर रहा है सारे, देखो जो गलत हो जाए वो हमेशा गलत होगा, जो सही हो जाए वो हो सकता है कि सही होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा अगर तुम मान लो कि कैपिटल M 0, तो कैपिटल M अगर 0, डायमेंशन से देख लो, एक बार डायमेंशन से देख लो, डायमेंशनली भी 4 ऑप्शन सही बनाए हैं, डायमेंशनली भी 4 ऑप्शन। कई बार ऐसे होते हैं कि डायमेंशन मैंने करके दिखाया आपको, नीट में सवाल ऐसे आए हुए, वेलोसिटी का डायमेंशन पूछा, एक ही ऑप्शन है वेलोसिटी का डायमेंशन है, यहाँ पे सारे का डायमेंशन एंगुलर स्पीड होगा, देखो मास प्लस मास, यहाँ पे अगर प्रोडक्ट कर देता ना तो मजा ही आ जाता, लेकिन इसने प्रोडक्ट नहीं किया, डायमेंशनली भी ठीक बनाया, कोई बात नहीं, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया 2 लाइन में सॉल्व हो गया, और जो लॉजिक है वो भी जस्टिफाई हो रहा। हॉरिजॉन्टल डिस्क, एक डिस्क है, हॉरिजॉन्टल डिस्क है बेटा, एक हॉरिजॉन्टल डिस्क है, देखो ये डिस्क है, डिस्क इज फ्रीली, डिस्क इज वर्टिकल फ्रीली मूव, एक मिनट डिस्क बना लो उसमें, डिस्क इज रोटेटिंग फ्रीली अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर मेक्स अ 90 revolution per minute. A small piece of wax of mass m falls vertically on the disc and stick to it and the distance at r from the axis, the number of revolution। सारे नीट के सवाल पूछे हुए सवाल है बेटा, ये भी नीट 13 और 14 2 बार लगातार ऐसे सवाल पूछे थे, 13 and 14, और ये भी नीट का पूछा हुआ सवाल है। कई बार बच्चे ये सवाल भेजते हैं कि सर ये नहीं आ रहा, अरे रामलाल तो अभी कराऊंगा ना, थोड़ा सा इंतजार तो कर मेरे रामलाल। देख यहां से एक वैक्स है स्मॉल एम मास का, ये जाके इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे जाके चिपक गया, तो क्या होगा सर, चिपक गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का बढ़ जाएगा ना, पहले डिस्क ही घूम रहा था बस, स्मॉल एम मास वैक्स आके चिपक गया तो ओमेगा कम हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम पे टॉर्क किसी ने लगाया नहीं। चलिए ये जाके ऐसे धक्का मारेगा, वैसे देखो ना एक्सिस ऑफ रोटेशन, देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रहा, यहां से जाके मान लो कि नीचे धक्का मारेगा, लग रहा है डिस्क पे, तो डिस्क ने भी तो आप मैन पे मास पे ऊपर धक्का लगाया है, तो डिस्क और मास को मैंने सिस्टम मान लिया, तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा 0। डिस्क और मास को सिस्टम मान लिया, वैक्स को सिस्टम मान लिया। हॉरिजॉन्टल डिस्क इज रोटेटिंग फ्रीली अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर मेक्स 90 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ये 90 रिवॉल्यूशन पर मिनट क्या है, फ्रीक्वेंसी की ओमेगा कुछ भी नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी होता है रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, पर मिनट है
तो 60 से डिवाइड कर दो तो पर सेकेंड आ जाएगा, और यहां से आप ओमेगा निकाल लो 2πf। तो f की वैल्यू को रखोगे तो ये हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा 3π। ठीक है बेटा, लेकिन ऐसा करना नहीं था। चल यही तो सही चीज, एकदम सही है, क्वेश्चन में आपको यही करना होता है। लेकिन जब भी आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के सवाल करोगे तो इधर यूनिट पर मिनट में है और पर मिनट रिड्यूस टू 60, अब बाद में 60 पर मिनट हो गया, दोनों तरफ ओमेगा का यूनिट वही रहेगा ना, तो ऐसे ही कट जाएगा। आपको ये मजदूरी करके 2 बार चेंज करने की जरूरत नहीं, मैं फील कराता हूं। देखो मान लो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल डिस्क रोटेटिंग फ्रीली अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस, देन फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछिए, दिया नहीं है तो आई मान लेते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल बराबर एंगुलर मोमेंटम फाइनल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और ओमेगा की जगह पे डायरेक्टली तुम 90 रख दो, कोई दिक्कत नहीं पर मिनट, क्योंकि इस तरफ जब ये मास इसके साथ आके चिपक गया तो पहले से डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई था और मास चिपक गया एक आर डिस्टेंस पे, तो ये हो जाएगा mr²। इन दोनों का मिला के ये चिपक के दोनों चिपक के एक सिस्टम बन गया। अब ये साथ साथ घूम रहे हैं किसी ओमेगा नॉट से, और वो ओमेगा नॉट आपका है 60 पर मिनट। तो ये तुम्हें 3π चेंज करके क्यों रख रहे हो, ये तो पर मिनट से पर मिनट कैंसिल हो गया, 60 से 90 भी कैंसिल हो गए, इधर आ जाएगा तुम्हारा 3 और इधर आ जाएगा तुम्हारा 2, बस। तो 3i इधर 2i, 3i - 2, देखो ये 2 मल्टीप्लाई होगा दोनों में, इधर 3i है तो 2i उधर जाएगा, तो i बराबर 2mr² आंसर, 2 mr² आंसर। अपने को मजदूरी नहीं करनी एक्स्ट्रा, हालांकि एकदम सही है, लेकिन इसको तुम 2 बार 2-3 लाइन में इसको सॉल्व करो, फिर 2-3 लाइन में इसको चेंज करो, फिर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में ये पुट करो, फिर कैंसिल करके आंसर लिखा हो, तो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा ना, कंपेयर करना है। तो आई बराबर हो जाएगा 2mr²। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, अ डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 and I2 रोटेटिंग अबाउट कोलिनियर एक्सिस थ्रू देयर सेंटर ऑफ मास, ठीक है, mass and perpendicular to their plane with angular speed omega and omega 2 respectively in a opposite direction। किस डायरेक्शन में घूम रहे बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे। देखो ये 2 डिस्क आ गए, ये 2 डिस्क आ गए। अब ये दोनों डिस्क कोलिनियर एक्सिस मतलब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस तरह से ऐसे घूम रहे हैं। ये ओमेगा 1 से क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये ओमेगा 2 से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। देखो omega and respective in opposite direction are made to rotate combinedly along the same axis। made to rotate combinedly, मैंने दोनों को चिपका दिया। अब जैसे ही मैं दोनों को चिपकाऊंगा तो हाथ से फील करना, अभी मेरे पास कुछ नहीं है ऐसे, तो ये जा रहा आगे और ये जा रहा पीछे। अभी जो पीछे जा रहा है उस पर फ्रिक्शन आगे लगाएगा, ये देखो ना स्लिपिंग हो रहा है दोनों कॉन्टैक्ट में, ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, अलग अलग घूम रहा था, ठीक है, जैसे चिपका तो स्लिपिंग हुआ तो इस पे इधर घूमने की वजह से फ्रिक्शन इधर लगेगा और इस पे फ्रिक्शन इधर लगेगा, और फ्रिक्शन क्या करेगा, कि इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट टॉर्क लगा देगा, दोनों पे टॉर्क लगेगा। हाँ सर दोनों पे टॉर्क लगेगा, लेकिन अगर मैं दोनों को सिस्टम मान लूं तो इनका इंटरनल टॉर्क 0 हो जाएगा। सो ये तो कोलिजन वाली भी बात हुई, क्या 2 बॉल जा रहे थे कोलाइड हुआ तो दोनों ने एक दूसरे फोर्स लगाया, लेकिन सिस्टम पे फोर्स 0 था। हाँ उसी तरीके से यहाँ पे दोनों ने एक दूसरे पे टॉर्क लगाया, लेकिन सिस्टम का टॉर्क क्या हो गया, 0। तो इसको कह सकते हैं रोटेशनल कोलिजन, बिल्कुल सही बात है। और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देंगे, टॉर्क 0 ऑन द सिस्टम। बताओ पहले एंगुलर मोमेंटम क्या था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था I1 ओमेगा 1 माइनस I2 ओमेगा 2। सर माइनस क्यों लगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे थे, लेकिन जब वो साथ चिपक के कंबाइनली एक साथ चिपक गए और साथ घूमेंगे, देखो क्या लिखा है, अपोजिट डायरेक्शन मेड टू रोटेट कंबाइनली अलोंग द एक्सिस। कंबाइनली का मतलब वो साथ मिलकर चिपक गए, मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। तो इनका नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे नेट मास होता है उसी तरीके से इनटू ओमेगा हो जाएगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा पॉजिटिव रहता है, कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। क्यों सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास निगेटिव होता ही नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी निगेटिव होगा नहीं, तो ओमेगा का आंसर आ जाएगा I1, अरे आंसर ही आ गया ना, I1 ओमेगा 1 माइनस I2 ओमेगा 2, ये रहा आंसर। और देख अब मैं जो तुम्हें समझा रहा था ना, तुम्हें यहाँ फील दिला देता हूँ, यहाँ पे जो समझा रहा था, देख ये भी नीट का पूछा हुआ सवाल है, और ढंग से देखेगा तो ये ऑप्शन गलत है। कैसे सर, डायमेंशनली गलत है। तुमसे क्या पूछा, एंगुलर स्पीड ऑफ द सिस्टम, सुनना, और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर स्पीड और नीचे एंगुलर स्पीड से एंगुलर स्पीड कट जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बचेगा। डायमेंशनली गलत है, ये डायमेंशनली गलत है। देख 2 ऑप्शन डायमेंशनली गलत दिया, तो कोई अंधा भी इसको सही टिक नहीं मारेगा, तो यही 2 ऑप्शन बच गए। और अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा था,
इसलिए जब लीनियर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करोगे तो दोनों का एंगुलर मोमेंटम देखो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ऊपर, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नीचे। ये आंसर आ गया। देख के आंसर बता सकते हैं, देख के आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये सवाल नीट में 2 बार, आईआईटी में 3 बार पूछा जा चुका है। सवाल में खास बात क्या है, तो देखो खास बात है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्यों? एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, उस पे एम मास का एक ब्लॉक अटैच कर दिया। देखो यहाँ पे एम मास का एक ब्लॉक अटैच कर दिया और ये टेबल पे ऐसे घुमा रहा है, सेंटर से एक पास कर रहा है स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग में इसको मैंने पकड़ के रखा हुआ है। अब क्या कहता है ये कि टेंशन को टी को नीचे खींच लो। जब टी को नीचे खींच लोगे तो बेसिक बात इसका रेडियस कम होगा। देखो पढ़ो, a mass m moves in a circle of the original plane with velocity v naught at radius r naught. The mass attached to the string while passing through the smooth hole in the plane as shown. The tension in the string is increased gradually and finally mass m moves in a circle of radius r by 2. जब मैं यहाँ पे टेंशन लगाऊंगा तो बात समझने वाली ये है कि सर ये टेंशन एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही लग रहा है। हाँ, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट टॉर्क ड्यू टू टेंशन 0 हो जाएगा, अबाउट वो 0 हो जाएगा, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो एंगुलर मोमेंटम पॉइंट मास है तो लिख सकते हो m v नॉट r नॉट इज इक्वल टू, फाइनली m मास का ऑब्जेक्ट किसी v स्पीड से चलेगा, जब उसका रेडियस आधा कर दोगे दैट्स इट, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो गया। m से m गायब, r नॉट से r नॉट गायब, तो v बराबर 2v नॉट आएगा। देन फाइनल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देन फाइनल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ m फाइनल स्पीड, तो ये 4v नॉट, तो ये आ जाएगा 2m v नॉट का स्क्वायर। आंसर आ गया, कोई खास बात नहीं। एक बार तो नीट 15 में तो स्पीड ही पूछ लिया था, कितने स्पीड से चलेगा, बहुत आसान है। चलो आगे सवाल देखते हैं। यहाँ डॉट है, मैंने देख के बता दिया, गलत लिखा है नहीं। सर्कुलर डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया IT, एक सर्कुलर डिस्क है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IT। अच्छा, सर्कुलर डिस्क है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IT एंड रोटेटिंग इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे घूम रहा है अबाउट अ सिमेट्रिक एक्सिस विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा 1। सिमेट्रिक एक्सिस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, राइट, मतलब इसका ये है बेटा कि इस लाइन पे, बेटा इस लाइन पे ये घूम रहा है एंगुलर स्पीड ओमेगा से, द कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा। अनदर डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया IB इज ड्रॉप्ड कोएक्सियली। अब दूसरा डिस्क जिसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया IB है उसको ड्रॉप कर दिया इस पे, बड़ा समस्या है यार। ये देख, ड्रॉप कोएक्सियल इनटू रोटेटिंग डिस्क, इनिशियली द सेकंड डिस्क है 0 एंगुलर स्पीड। अच्छा, सेकंड डिस्क का कोई एंगुलर स्पीड नहीं है, इसका एंगुलर स्पीड है 0, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है IB, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IT, और ये ओमेगा से घूम रहा है। मतलब ऐसा हो गया कि एक ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से चल रहा है और सामने रखे रेस्ट में ऑब्जेक्ट से टकरा जाता है, सामने रखे रेस्ट में ऑब्जेक्ट से टकरा जाता है। डिस्क रोटेट, इवेंचुअली बोथ डिस्क रोटेट विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, दोनों कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से अगर चल रहा है, मतलब ये हुआ, मैं यहां पे लिखने में कोई बुराई नहीं है कि परफेक्टली इन इलास्टिक रोटेशनल कोलिजन। सर हमने तो ऐसा नाम ही नहीं सुना है, अरे तो ऐसा फिजिक्स भी तो नहीं पढ़ा था पहले, रिलेट करो उसको, कोई खास बात नहीं है। अच्छा सर कर लिया, तो क्या पूछा है, द एनर्जी लॉस्ट बाय द इनिशियल रोटेटिंग डिस्क। अब ऑब्वियस सी बात है कि दोनों टकराए, जैसे दो ऑब्जेक्ट कोलाइड किया, एक दूसरे को दबाया और फिर चिपक के साथ चलने लगे, जो हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए, उसी तरीके से डिस्क भी हमेशा के लिए एक दूसरे का हो रहा है, मतलब इसमें एनर्जी लॉस हुआ है। और एनर्जी लॉस का फॉर्मूला हमेशा से वैसा ही होता है जैसा होना चाहिए। यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर होता है, तो वैसा ही होगा जैसा कोलिजन में हुआ था, हाफ I1 I2 बटा I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा रिलेटिव, इनिशियल ओमेगा रिलेटिव का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक रेस्ट में और दूसरा घूम रहा है, तो एक एंगुलर स्पीड हो गया ओमेगा, दूसरे का हो गया 0, तो ओमेगा 1 का होल स्क्वायर, ओमेगा 1 का होल स्क्वायर हाफ IT IB बटा IT प्लस IB, ये आंसर है। फोर्थ का इसका आंसर हो गया, आंसर ये आ गया। और इसमें और तुम थोड़ा बुद्धि लगाना चाहते हो, बुद्धि लगाने के लिए कुछ बचा ही नहीं कि खुद में ये KMR स्टार है, और ये तो अभी लगाया, मैं अभी 3-4 चैप्टर में और लगा दूंगा ऐसे ही एनर्जी लॉस का फॉर्मूला। कैप्चर में भी एनर्जी लॉस का फॉर्मूला यही होता है, हाफ CP स्क्वायर होता है ना, उसमें होता है हाफ C1 C2 बटा C1 प्लस C2 इंटू V पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस का होल स्क्वायर। इंडक्टर में भी यही होता है, तो रट लेना, हर जगह यही तो लग रहा है। और अगर तुम्हें सोचना है तो और MR स्टार लगा ले, और MR स्टार लगा ले। सोच, अगर IT 0 है तो बता लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। सिर्फ IT 0 है तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, सिर्फ IB 0 है तो IB 0 मतलब एक IT मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिस्क था,
IT मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिस्क ओमेगा से घूम रहा था, उस पर एक डिस्क रखा जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IB कितना हो सकता है सर? कुछ भी। और कुछ भी हो सकता है, लेकिन कितना हो सकता है सर? कुछ भी। तो 0 मानूंगा। तो 0 मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिस्क रखोगे तो क्या करा पाएगा वो? कुछ नहीं। तो लॉस क्या होना चाहिए? 0। तो IB को 0 रखने से 0 आना चाहिए। यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे नहीं आ रहा, 2 ऑप्शन में आएगा। फिर थोड़ा सा एक और MR स्टार लगाओ, ये भी गलत हो जाएगा, ये आंसर आ गया। बताओ मोक्ष मिला कि नहीं है? कहाँ पड़े हो टक्कर में? देखो इधर आगे देखो, द रॉड इज हिंज्ड एट A एंड रॉड। देखो एक रॉड ऐसा है, ये A पॉइंट पे यहां से हिंज्ड है। रोटेट फ्री इन वर्टिकल प्लेन पे फ्री रोटेट है, लेकिन अभी ये रेस्ट में फ्री है, लेकिन अभी रेस्ट में। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैन बी अप्लाइड एज द रॉड फिक्स्ड एट A। सुनो, सवाल ये है कि ये रॉड है जिसका मास है M और लेंथ है L। यहां पे एक स्मॉल m मास का ऑब्जेक्ट है। कितने मास का ऑब्जेक्ट है? स्मॉल m मास का एक बॉल है जो U से चल रहा है, यहां पे टकराएगा और उससे स्टिक हो गया। तो स्टिक होने के बाद इस रॉड का एंगुलर स्पीड इससे टकरा, जब पार्टिकल स्टिक टू द रॉड तो उसके बाद कंबाइंड सिस्टम का एंगुलर स्पीड क्या होगा? फाइनल एंगुलर स्पीड ऑफ रॉड प्लस बॉल, क्योंकि बॉल तो अब चलेगा नहीं, इस पे चिपक के इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद घूमेगा। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दो, यहां से लगाओ एंगुलर मोमेंटम। यहां पे बैठोगे तो ये आके जितना फोर्स आगे लगाएगा उतना ही फोर्स इस पे पीछे लगाएगा। तो नेट टॉर्क क्या हो गया? 0। और वैसे भी दोनों को सिस्टम मान लेता हूं, तो आपस में फोर्स लगाए टॉर्क लगाए कोई मतलब नहीं, सिस्टम पे तो नेट टॉर्क 0 हो गया। तो सिस्टम पे अगर नेट टॉर्क 0 होता है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल। अब बॉल का मास m, v वेलोसिटी चल रहा है, तुम यहां पे बैठ के देख रहे हो, तो इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा MUL। सर कैसे? अरे मास का ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस L हो गया, रॉड घूम नहीं रहा, तो इसका मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा 0। बाद में दोनों चिपक गए, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा फाइनल, ये आएगा इनटू ओमेगा फाइनल, क्योंकि दोनों चिपक गए और एक सिस्टम बन गया और ऐसे घूमे। दोनों का ये भी मास भी तो घूमेगा ओमेगा से, दोनों साथ में ओमेगा से घूमे, तो फाइनली कितने ओमेगा से घूमेंगे, सवाल हो गया। अब इसको कैसे करेंगे? ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा अपने को समझदार रहना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे आंसर ही लिख दिया, ये देखो रॉड का लेंथ A माना, तो चलो अपन भी A मान लेते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। MUA देखो यहाँ से आंसर आ जाएगा। देखो यही तो लिखा है, MUA इज इक्वल टू रॉड का ML स्क्वायर पे MA स्क्वायर बाई 3 प्लस MA स्क्वायर इंटू ओमेगा। जाके यहाँ पे हिट करा ना, यहाँ पे हिट करा है, A पे ही हिट करा है। ये रॉड का लेंथ A था, तो यहाँ पे हिट करा है। तो देखो MUA बराबर रॉड प्लस बॉल, ये कंफ्यूज मत हो ना, बटे में नहीं है, ये बॉल है। तो बटा में क्या लिखा था, समझ आ गया कि? नेक्स्ट देखिए, डिस्क ऑफ रेडियस 2 मीटर मास 100 kg रोल्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। यहां पे समझना सवाल, बढ़िया सवाल है, नीट 19 का सवाल है, नीट 19 का सवाल है। बॉल है जिसका रेडियस है 2 मीटर, ऐसा सवाल पूछ लेते हैं, मास है 100 kg, मास है 100 kg, रोल्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। रोल्स मतलब रोलिंग मोशन कर रहा है ना, और हमारे पास प्योर रोलिंग मोशन का ही सवाल आ सकता है, क्योंकि प्योर रोलिंग मोशन ही सिलेबस में, स्लिपिंग मेंशन भी नहीं किया। इट्स सेंटर ऑफ मास है स्पीड 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। इस सेंटर ऑफ मास का जो स्पीड है वो है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। हाउ मच वर्क नीडेड टू स्टॉप इट? अब रोल कर रहे, देखो 2 डिस्क ऑफ रेडियस, सॉरी 2 डिस्क ऑफ रेडियस, यार क्या करते हैं, 2 कहां है यार, एक ही पूछा था। A disc of radius 2 meter of mass 100 kg rolls on horizontal floor. Its center of mass has speed 20 centimeter per second. How much work? मतलब इसको रोक देना है, रोल कर रहा था, मतलब ओमेगा भी था, इसका दिया नहीं लेकिन ओमेगा भी था, वो तो निकाल सकते हैं प्योर रोलिंग मोशन में। अगर वेलोसिटी पता है तो v बराबर होता है ओमेगा, ठीक है। कितना वर्क करना पड़ेगा इसको रोकने के लिए? तो वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है उतना ही वर्क करना पड़ेगा, इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, तो समझ आता। तो सर टोटल काइनेटिक एनर्जी रोलिंग मोशन में क्या होता है, उतना ही वर्क कर दो, क्योंकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 0 ही होना है। तो 0 माइनस हाफ MB स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर, लेकिन हमें ओमेगा नहीं है पता, तो निकाल लो, तो ये हो जाएगी मजदूरी। सर नहीं निकाले तो आंसर आ जाएगा, हाँ कैसे? तो ये वाला टर्म तो अपन ने पढ़ा है ना, हाफ MV स्क्वायर इंटू 1/, बीटा। जो टर्म आएगा उसको नीचे ले जाते तो उसको बीटा बोलते हैं। बीटा इज इक्वल टू 1/1 प्लस K स्क्वायर बाई R स्क्वायर, ये बीटा, ये आएगा यहाँ पे K स्क्वायर बाई R स्क्वायर, ये वाला टर्म, तो ये 1/, बीटा हो जाएगा। तो आंसर आएगा सीधा हाफ, मास बोल, मास 100 kg इंटू v बोल, v 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब 1/5
100 से डिवाइड कर दूंगा ना, इनटू बीटा बोलो, तो क्या ये डिस्क है। डिस्क मतलब 0.5, 0.6, 0.66, 0.6 मतलब 2/3, तो 2 नीचे, ये ऊपर, 2/3 ना, 2/3। 1 प्लस के स्क्वायर बी आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा सर, तो इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो ये होगा तुम्हारा 25। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बीटा ऊपर आएगा क्या, हाफ एम बी स्क्वायर, इसको बाहर निकालोगे तो 1 प्लस के स्क्वायर बी आर स्क्वायर को 1 अपन बीटा बोलेंगे ना, तो डिस्क का बीटा कितना होता है 2/3, तो ये 2 नीचे 3 ऊपर, चलो ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा तुम्हारा 5 का होल स्क्वायर 25, और ये कैंसिल कर दोगे तो 50, और ये कैंसिल कर दोगे तो 25, 2 दूना 4, और 4 से ये कैंसिल करोगे तो बताओ कितना हो जाएगा 25, 25 और 5 का होल स्क्वायर 25 इंटू 3, अरे एकदम सही, 3 जूल आंसर था यार। अब एक बात बताओ, ये वाला जो सॉल्यूशन मैंने किया ना, एकदम ईमानदारी से देख लेना बेटा, मैं अदरवाइज मत लो मेरी बातों को, तुम देखना, तुम्हें लगेगा कि दुनिया ऐसी क्यों है, दुनिया ऐसी क्यों है, जिस चीज़ों को आसान बनाया जा सकता है उसको मुश्किल क्यों बनाती है। ये पूरा सॉल्व किया है, रेडियस 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 2 मीटर का मैंने यूज ही नहीं किया, कहाँ यूज किया रेडियस 2 मीटर का, जरूरत ही नहीं है। एग्जामिनर ने जो सवाल बनाया ना वो भी रामलाल था, उसको लगा कि रेडियस नहीं दूंगा तो बच्चा कैलकुलेट कैसे करेगा, अरे बच्चा तो एमआर स्टार से पढ़ता है, उसको रेडियस नहीं दोगे तो भी आंसर निकाल देगा। और सॉल्यूशन भी नीट वालों ने रेडियस यूज करके निकाला था। बताओ, एक अलग ही लेवल का तुम्हें मोक्ष मिला कि नहीं मिला, मतलब तुम्हें नहीं लग रहा, सोचना मेरी बात को एक बार आराम से बैठ के कि क्या करते हैं नीट वाले, क्या किया यहाँ पे। तुम देखना, तुम्हें सॉल्यूशन रेडियस यूज करके मिलेगा, मैंने रेडियस यूज ही नहीं करा, रेडियस यूज ही नहीं करा। और तुम कहते हो कि सर हम रोटेशन नहीं पढ़ेंगे, अरे कैसे नहीं पढ़ोगे यार, क्यों बेइज्जती कर रहे हो इसका। आगे देखो, a heavy solid sphere thrown on a horizontal rough surface, heavy solid sphere thrown on a horizontal rough surface with velocity v without rolling, without rolling, देख भाई without rolling मतलब रोल नहीं कर रहा, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी u दिया है। What will be the speed when it start pure rolling motion। बेटा सुनना, मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा जबरदस्त वाला, इसमें ये सवाल तुम्हें कहीं भी मिल जाएगा, कहीं भी मतलब किसी भी किताबों में मिल जाएगा, ये पूछ लेते हैं, लेकिन नीट में कभी नहीं आया ये सवाल, नीट में अभी तक नहीं आया। बहुत सारे रोटेशन में है कंसेप्ट जो नीट में नहीं आता, क्यों, क्योंकि नीट वाले जानते हैं कि आपसे मुश्किल सवाल उनको नहीं पूछना। नीट वाले एक चीज हमेशा जानते हैं कि इनसे मुश्किल सवाल नहीं पूछना, इनसे बिना कैलकुलेशन वाले सवाल पूछने, ठीक है ना, इसलिए नहीं आया। लेकिन एक किताब में तुम्हें मिलेगा, इसमें तुम्हें ऐसा मोक्ष दिलाऊंगा ना, तू याद रखेगा कि रोटेशन में एमआर स्टार क्या होता है। देखना, कभी तुम मॉल गए हो, मॉल, सर मॉल तो मॉल ही तो जाते हैं सर, और कहाँ जाएंगे हम, अच्छा मॉल जाते हो, कहाँ युगांडा में मॉल है, युगांडा में मॉल है, मॉल जाते हो तुम युगांडा वासी, मॉल का शक्ल भी नहीं देखा तुमने, मॉल जाते हो, देख इधर। अच्छा चलो, जितने लोग गए हैं या नहीं जाते तो देखना, गेम जोन देखा होगा मॉल में होता है एक फ्लोर, हाँ सर, नहीं तो मूवीज वगैरह में देखा होगा बॉलिंग, जैसे यहाँ पे, अरे ये कहा हुआ भाई, आजा आजा आ गया, यहाँ पे 3-4 वो लकड़ी टाइप खड़ा कर देते हैं, है ना, लकड़ी टाइप खड़ा कर देते हैं और एक बॉल लेके सीधा फेंकते हैं, बॉल लेके सीधा फेंकते हैं, ये इधर लुढ़क जाता है, कभी उधर लुढ़क जाता है, कभी इधर चला जाता है, उनसे बॉल से यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता और ये गिर ही नहीं पाता, बॉल पहुंच ही नहीं पाता और ये गिर ही नहीं पाता। कौन नहीं गिर पाता, ये अरे देखा होगा ना, पट्टा सा बहुत बड़ा सा लगा होता है, बहुत बड़ा पट्टा सा लगा होता है, उसमें बॉल फेंकते हैं। तो कितने लोगों ने किया है, तो क्लास में जब मैं पूछता हूँ तो 90% बच्चे हाथ उठाते हैं कि सर हमने किया है। तो जब मैं पूछता हूँ कि जब आप उस बॉल को फेंकते हो, उस इंस्टेंट पे ग्रिप लगा होता है उसमें, शायद मैं भी नहीं गया इवन तो ग्रिप लगा होता है, उसको पकड़ के, मैं भी नहीं खेला हूँ लेकिन देखा है मूवी वगैरह में, तो उसको पकड़ के सीधा फेंकते हैं। तो जब आप फेंकते हो तो उसको ट्रांसलेशनल मोशन देते हो सिर्फ, या थोड़ा घुमा के फेंकते हो, वो चलते सर थोड़ा सा घुमा के फेंकते हैं। भाई रामलाल, शकल देखा अपना, डब्बे जैसा तो शकल है तुम्हारा, घुमा के फेंकते हैं, बॉल को पकड़ के सीधा फेंकते हैं। यही वाला सवाल है, हेवी सॉलिड स्फीयर इज थ्रोन ऑन अ हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस विद इनिशियल वेलोसिटी u विथ रोलिंग, सॉरी विदाउट रोलिंग, आई एम सॉरी, विदाउट रोलिंग। तो इसको ना v नॉट वेलोसिटी से, कितने से, u वेलोसिटी से विदाउट रोलिंग फेंका है, मतलब इसका एंगुलर स्पीड क्या है, 0 है। विदाउट रोलिंग फेंका, इसका एंगुलर स्पीड कैसा है, 0 है। ठीक है सर, विदाउट रोलिंग फेंक दिया, चलो मान लिया। अब क्या है, सरफेस रफ है, ओ माय गॉड,
सरफेस रफ। अब सरफेस रफ होने की वजह से इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे तो ये कहानी होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ऐसा होगा कि सरफेस रफ होने की वजह से इस पे पीछे फ्रिक्शन लगेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ स्पीड u है तो फॉरवर्ड स्लिपिंग होगा, फॉरवर्ड स्लिपिंग हुआ तो पीछे फ्रिक्शन लगेगा। सर mg भी तो लगेगा, लगा ले। सर नॉर्मल भी तो लगेगा, लगा लो। नॉर्मल भी लगेगा, देखो नॉर्मल लगा, mg लगा और ये फ्रिक्शन लगा। नॉर्मल और mg परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, मतलब वर्टिकल है, उसका हॉरिजॉन्टल मोशन से कोई लेना देना नहीं है। और वैसे भी देखें तो टॉर्क अबाउट मैं सेंटर ऑफ मास देखता हूं, तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास ड्यू टू नॉर्मल एंड mg इज 0। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास से नॉर्मल और mg लग रहा है। लेकिन टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास ड्यू टू फ्रिक्शन इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये रेडियस r, फ्रिक्शन पीछे लगा। इसके वजह से ये पोजीशन वेक्टर और ये फ्रिक्शन तो इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा। ठीक है सर, क्लॉकवाइज घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो ओमेगा डेवलप होगा। और इसी फ्रिक्शन की वजह से जो स्पीड है वो कम होगा। रफ सरफेस है, जैसे किसी चीज को फेंकोगे तो फॉरवर्ड स्लिपिंग होगा तो पीछे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। स्लिपिंग हो रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। इस काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से समझना थोड़ा सा बेटा अच्छे से, इस काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से लीनियर स्पीड क्या होगा? कम, आगे ऑब्जेक्ट, फ्रिक्शन पीछे, रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा। और इसके टॉर्क की वजह से ओमेगा बढ़ेगा और v कम होगा। एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि ओमेगा और v इतना सफिशिएंट हो जाएगा कि इस पॉइंट पे आगे की तरफ जो ट्रांसलेशन स्पीड होगा, देखो सेंटर ऑफ मास का जो स्पीड होगा इसका भी उतना ही स्पीड होगा, क्योंकि जब आपने फेंका था तो हर पॉइंट का स्पीड u था। तो किस इसका स्पीड u पीछे की तरफ r ओमेगा के बराबर हो जाएगा। ऐसा सिचुएशन आएगा। जब ऐसा सिचुएशन आएगा, आगे की तरफ वेलोसिटी v और पीछे किसी ओमेगा से घूम रहा है तो पीछे की तरफ r ओमेगा, अगर ये बराबर हो जाए, v बराबर r ओमेगा, कहाँ लिख दिया मैंने v बराबर r ओमेगा बराबर हो जाए, तो ये प्योर रोलिंग मोशन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन नहीं लगेगा, फ्रिक्शन अभी भी लगेगा, लेकिन वो फ्रिक्शन स्टैटिक हो जाएगा। जैसे प्योर रोलिंग में मोशन में आया तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो आपसे पूछा है कि जब प्योर रोलिंग मोशन में आ जाएगा तो स्पीड बताओ क्या होगा? व्हाट विल बी इट्स स्पीड व्हेन इट स्टार्ट्स प्योर रोलिंग मोशन? इसका स्पीड क्या होगा जब ये प्योर रोलिंग मोशन में आ जाएगा? कैसे करेंगे सर? एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व होगा कि नहीं होगा? तुम बताओ। सर नहीं होगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के अबाउट कंजर्व नहीं होगा, क्योंकि टॉर्क लगा है। बिल्कुल टॉर्क लगा, देखो टॉर्क लगा तभी तो ओमेगा आया है। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। अच्छा, मान लो कि मैं आपसे कहता हूं कि ये कॉन्टैक्ट पॉइंट था ओ, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है ओ, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है ओ, मतलब ये कॉन्टैक्ट पॉइंट पे कहीं बैठ जाओ तो, और इसी कॉन्टैक्ट पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखो। तो कॉन्टैक्ट पॉइंट के अबाउट टॉर्क, यहीं पे बच्चे को दिक्कत आता है समझने में, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा एकदम, और धीरे धीरे समझाऊंगा, लेकिन है सब कुछ मजदूरी। आंसर तो तुम्हें पता है, क्या बात कर रहे हो सर? आंसर पता तू क्या पहले ही? ये सब समझने की सब फालतू की बात है भाई। एक तो सवाल ही मुश्किल, नीट में कभी आया नहीं, तुम्हें किताबों में मिलेगा, तो हो सकता है कभी आ जाए, क्या पता आ जाए। बहुत मुश्किल नहीं है, समझ लेंगे अपन, लेकिन आंसर निकालने के लिए नहीं समझ रहे हैं। आंसर के लिए तो एमआर स्टार है। और जितने बच्चे थोड़े से पढ़े हुए, अलग अलग जगह के अलग अलग कोचिंगों में कई मास्टर से पढ़े हुए हैं, उनको जो परम सुख की प्राप्ति होगी ना अभी, वो तुम लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं हो सकती, क्योंकि ये तुम्हारे लिए सवाल नया है। जिनके लिए सवाल नया है ना, उनको लिए तो काला अक्षर वैसा हुआ है, उनको समझ ही नहीं आ रहा क्या एमआर स्टार, क्या कंसेप्ट, कुछ नहीं, सब गोल है। लेकिन जितने बच्चे बहुत अच्छे जगह से पढ़े हुए हैं, उनको लगता है कि उनको रोटेशन बहुत आता है, अब नहीं लगेगा कि उनको रोटेशन आता है, क्योंकि जब एमआर स्टार से सवाल सॉल्व करोगे ना तो अलग ही चमक दिखेगा तुम्हें। अब देखो मैं बताता हूँ क्या है सॉलिड स्फीयर है सर। अच्छा, स्पीड पहले v था, अब फ्रिक्शन की वजह से स्पीड थोड़ा कम हो गया, तो फाइनली थोड़ा कम होगा। हाँ, कितना कम होगा? बीटा टाइम्स। ओ माय गॉड, क्या बात कर रहे हो सर? बीटा टाइम्स कम होगा क्या? हाँ, सब बीटा है, बीटा टाइम्स कम होगा। 5/7, बीटा मतलब 5/7 सॉलिड स्फीयर है, तो हाँ 5/7 कहाँ है? ये थर्ड इंच। एमआर स्टार बाबा, एमआर स्टार। 90% नेता बेहोश, सदमे में, इनको
बेहोश हो गए, इनको जगाने के लिए सुंघाना पड़ेगा इनको। 90% जनता बेहोशी की हालत में पाए गए, समझ ही नहीं आ रहा क्या किया। 10% 20% बच्चा जिन्होंने ये किया है ना, उनको मोक्ष मिला होगा जबरदस्त। बाकी जनता मैं आपको कराता हूँ, कोई बात नहीं। तो देखो कॉन्टैक्ट पॉइंट के अबाउट देखोगे, सॉरी ओ के अबाउट देखोगे तो mg देखो यहीं से पास कर रहा, नॉर्मल भी यहीं से पास कर रहा, फ्रिक्शन भी यहीं से पास कर रहा, तो इसके अबाउट तुम्हारा टॉर्क हो जाएगा 0। बिल्कुल तीनों फोर्स यहीं से पास कर रहे हैं। तो सर एक ही बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, एक ही बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा? हाँ, डिपेंड करता है कहाँ से देख रहे हो, डिपेंड करता है। टॉर्क भी डिपेंड करता है कहाँ से देख रहे हो, एंगुलर मोमेंटम भी डिपेंड करता है कहाँ से देख रहे हो, तो एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन भी डिपेंड करेगा कहाँ से देख रहे हो। अगर सेंटर ऑफ मास से देखोगे तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं है, लेकिन ओ देखोगे तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। तो रामलाल ये सवाल पूछते हैं कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे थ्रो कर दूं या घूमता हुआ रख दूं, दो केस है ये, तो दोनों ही केस में सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शन टॉर्क लगा देगा। एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास नॉट कंजर्व्ड इन बोथ केस, बट एंगुलर मोमेंटम is conserved about O which is on a contact surface। ये तो बताओ एंगुलर मोमेंटम इनिशियल बराबर एंगुलर मोमेंटम फाइनल लिख दो, तो एम यू आर ये होगा एंगुलर मोमेंटम प्लस 0, क्योंकि जब आपने इनिशियली इसको थ्रो किया था तो कॉन्टैक्ट पॉइंट के बाद ये रेडियस r, तो यहाँ से बैठ के देखोगे तो मास m, वेलोसिटी u और r, एम यू आर। फाइनली कुछ v से चल रहा है, सेंटर मास तो v से चल ही रहा है, तो एम यू आर प्लस आई ओमेगा, बस बोलो क्या होगा, एम वी आर प्लस आई। सॉलिड स्फीयर है तो हो जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा को लिख लो v बाई आर। यह आएगा आंसर, तो देखो एम आर से एम आर कटा तो एक आर बचेगा जो इससे कट जाएगा, अरे खत्म ही कहानी। इधर u इधर बचेगा तुम्हारा v प्लस 2/5v, v बाहर ले लो तो 5 और 2 7, कह रहा था तो नहीं माने थे ना, v बराबर 5u/7। और कई बार ये सवाल पूछते हैं कि रोल करता हुआ छोड़ दिया, जैसे घूमता हुआ छोड़ दिया, अगर तुम घूमता हुआ छोड़ दोगे, कैसे छोड़ोगे, घूमता हुआ, तो उसमें फाइनल एंगुलर स्पीड पूछते हैं, हो जाएगा 1 माइनस बीटा इंटू इनिशियल एंगुलर स्पीड। ले जी ले जिंदगी। आगे देख, सॉलिड स्फीयर रेडियस इतना r इतना, बहुत तगड़ा सवाल। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास इतना, मास है उसका 2 kg और रेडियस है 4 सेंटीमीटर, सॉलिड सिलेंडर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²/2, रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस and the roll 3 rpm revolution per minute, this is 3 rpm, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा तुम्हारा 3 रिवॉल्यूशन पर सेकंड के लिए 60 से डिवाइड कर दोगे तो ये होगा फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगा 1/20, तो एंगुलर स्पीड हो जाएगा तुम्हारा 2πf मतलब 1/20 π/10। मैं ठीक से एक बार कर लेता हूँ जल्दी में, न्यूमेरिकली मिस्टेक हो जाए तो उसको ठीक कर लिया करो यार, मैं समझाने में मेरा ध्यान रहता है कि 4 को 5 लिख लिया तो ठीक कर ले इसको, 4 को 5 में क्या दिक्कत आ रहा है यार। फ्रिक्शन में मैंने गलती से समझा रहा हूँ बार r स्क्वायर बाई k स्क्वायर, लेकिन एक जगह k स्क्वायर भी r स्क्वायर ले लिया, तो बच्चे लॉजिकल सवाल पूछे, लॉजिकल ढंग के सवाल पूछा करे यार, चीख के चिल्ला के समझा रहा हूँ, और तू कलम चला, एक बार पीछे जा, तुम्हें लग रहा है कि मास्टर ने यहाँ गलत लिखा है, तो तू इसलिए पीछे जा, कलम चला, तुम्हें दिख जाएगा। और आज तू दिख जाके सही कर पा रहा है, इसका हक मास्टर को है, मतलब क्रेडिट मास्टर को जाएगा कि मास्टर ने तुम्हें सिखाया इस लायक बनाया कि तू कलम चला सके, तो कलम चला के सही प्रूफ कर लेना है। रामलाल टाइप बातें करता है। चल इधर ओमेगा देख, सॉरी फ्रीक्वेंसी देख पहले, तो फ्रीक्वेंसी जितनी जल्दी में मैं करता हूं कि रफ्तार में हो जाती प्रिंटिंग मिस्टेक, गलती नहीं, गलती बोले उठा के फेंक दूंगा युगांडा में, प्रिंटिंग मिस्टेक बोलते हैं इसको, गलती नहीं बोलते, समझ में आया। देखो फ्रीक्वेंसी होगा फ्रीक्वेंसी होता है रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ये पर मिनट है, तो मिनट को 60 पर मतलब नीचे, रिवॉल्यूशन RMP, RPM एक अलग सूखा नशा करते हैं, ये RPM है, ये रिवॉल्यूशन पर मिनट है, तो फ्रीक्वेंसी यहां से निकालो, रिवॉल्यूशन पर मिनट मतलब मिनट नीचे, तो 60 से डिवाइड कर दो तो 1/20 हर्ट्ज आ जाएगा, तो ओमेगा हो जाएगा तुम्हारा 2πf, ठीक है। चलो देन टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप आफ्टर 2π रिवॉल्यूशन, टॉर्क पूछा है,
टू स्टॉप, तो फाइनल एंगुलर स्पीड हो गया 0, इनिशियल एंगुलर स्पीड हो गया ये, ठीक है बेटा। और क्या पूछा आपसे, टॉर्क, ठीक है टॉर्क निकाल लेंगे। टॉर्क बराबर सिंपल आई अल्फा, टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, आई अल्फा, अल्फा पर निकाल लेते हैं। दिया हुआ क्या है, आफ्टर 2 पाई रिवॉल्यूशन। अच्छा, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है हमारे पास, क्या क्या उसको शॉर्ट में लिखो, तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, फाइनल और इनिशियल एंगुलर स्पीड है, टाइम नहीं बताया, टाइम नहीं बताया हमारे पास, क्या पता है, अल्फा पता है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट पता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करोगे तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से देखोगे तो ओमेगा फाइनल का होल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का होल स्क्वायर बराबर 2 अल्फा थीटा। तो भाई साहब यहाँ से ये तो 0 ही हो गया, तो तुम लग सकते हो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल का होल स्क्वायर बाई 2 थीटा। देखो अल्फा बराबर हो गया ओमेगा फाइनल का होल स्क्वायर 2 थीटा, और ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से मल्टीप्लाई कर दो, तो आई अल्फा मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो आई अल्फा क्या हो जाता है, टॉर्क, तो ये हो गया तुम्हारा टॉर्क। टॉर्क बराबर हो गया ओमेगा फाइनल का, सॉरी ओमेगा फाइनल 0 हो गया, इनिशियल तो है, इनिशियल तो 2 पाई है, ओमेगा इनिशियल का होल स्क्वायर माइनस आ जाए कोई खास बात नहीं है, ओमेगा इनिशियल का होल स्क्वायर बाई 2 थीटा इंटू आई, ये आंसर आ जाए। अब तीनों वैल्यू दिया हुआ है रख लो और सही निकालोगे भाई, अब कैलकुलेशन करके मिलाने की जरूरत नहीं है। जब इतना भी तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ तो कर ही क्यों रहा है यार। मतलब सुन, बात सुन, थीटा क्या है वो बता, व्हाट इज थीटा, थीटा इज 2 पाई रिवॉल्यूशन, मतलब ये 2 पाई है ना, यही 2019 में ये बच्चे गलती कर दिए थे, बिल्कुल ये सवाल नीट 2019 का है, 2 पाई रिवॉल्यूशन मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दिया है 2 पाई, एक रिवॉल्यूशन बोलता तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता 2 पाई, एक में एक रोटेशन ऑब्जेक्ट कितना एंगल घूमता है 2 पाई, ये 2 पाई नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दिया है, 2 पाई इज नॉट अ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ इस बात को, लैंग्वेज से खेल गया नीट तुम्हारे साथ। स्टॉप आफ्टर 2 पाई रिवॉल्यूशन, मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 2 पाई। अगर अच्छा 2 रिवॉल्यूशन होता तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या लिखते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है n इंटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, सॉरी n इंटू 2 पाई, वेयर n इज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन हो तो 2 पाई, 2 रिवॉल्यूशन हो तो 4 पाई, 3 रिवॉल्यूशन हो तो 6 पाई, 4 रिवॉल्यूशन हो तो 8 पाई, 2 पाई रिवॉल्यूशन हो तो n की जगह पे 2 पाई रखेंगे, तो 2 पाई इंटू 2 पाई ये होगा 4 पाई स्क्वायर रेडियन, 4 पाई स्क्वायर रेडियन आएगा आंसर, ये तुम्हारा टॉर्क है, 4 पाई स्क्वायर रेडियन आएगा। अब थीटा की वैल्यू तुम ये रखोगे, ओमेगा इनिशियल की वैल्यू पता है, आई की वैल्यू हमारे स्क्वायर बाई 2 रखोगे, समझ आ गया अच्छे से, यहां से आंसर निकालेंगे, बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट देखिए, अ हॉरिजॉन्टल डिस्क रोटेटिंग फ्रीली अबाउट वर्टिकल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर 90 रिवॉल्यूशन पर मिनट, स्मॉल मास ऑफ, अरे करा दिया 60 देन एमवाई ऑफ अ डिस्क करा दिया, सॉरी 2 बार टाइप हो गया बेटा, ये 2 बार टाइप हो गया, आई एम सॉरी। नेक्स्ट देखो, डिस्क को मास मोमेंटम रोटेटिंग विद ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 अबाउट द परपेंडिकुलर प्लेन, दे ब्राउट इनटू कांटेक्ट फेस टू फेस, देन लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। टू डिस्क ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टू डिस्क ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब हाफ आई इंटू आई बटा आई प्लस आई, अरे आई, देन ब्राउट इनटू कांटेक्ट, ओ माय गॉड व्हाट इज, तो i1 इंटू i2 बटा i1 प्लस i2, तो 2i, आई से आई कटेगा तो i बाई 2, i बाई 2 इंटू 2, तो i बाई 4 इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। अरे माइनस क्यों करा, माइनस क्यों करा, तो टू डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटिंग अबाउट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये नहीं बोला है कि अपोजिट डायरेक्शन में, तो सर ये भी तो नहीं बोला सेम डायरेक्शन में, तो क्या तू अपोजिट मान लेगा क्या, नहीं सेम मान सकते, और वैसे भी 1/4 के ऑप्शन में कहीं प्लस नहीं है, 1/4 के ऑप्शन में कहीं प्लस नहीं है, समझ आया कि नहीं है, तो हम क्या लिखते हैं ओमेगा रिलेटिव, तो ओमेगा रिलेटिव में जब सेम डायरेक्शन में चल रहा होगा तो ओमेगा रिलेटिव क्या होगा, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 ड्यू टू सेम डायरेक्शन में एज्यूम किया है, आंसर आ गया, कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए, टॉपलिंग नीट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन बच्चे को 1-2 सवाल कहीं दिख जाता है तो उसको करना होता है, तो आइए करते हैं। टॉपलिंग में पहला कंसेप्ट तो सवाल यही पूछता है, सफिशिएंट फ्रिक्शन है, तो अगर मैं दोनों सेम ही ऑब्जेक्ट है, मास का एम मास का, दोनों सेम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, अगर एक के टॉप मोस्ट पॉइंट पे मैं फोर्स लगाता हूं और इसके भी टॉप मोस्ट पॉइंट पे फोर्स लगाता हूं, तो टपल करने की प्रोबेबिलिटी किसमें ज्यादा है,
टपल करने की प्रोबेबिलिटी किसमें ज्यादा है, बताइए। तो आपको बहुत लॉजिकली समझ में आ रहा होगा, इसके लिए कोई फिजिक्स की जरूरत नहीं है कि सर ए केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ टपलिंग ज्यादा है बी केस के कंपेयर में। तुम्हें नहीं आ रहा समझ, पता किस में पलट जाएगा, सर ए में आसानी से पलट जाएगा, ऑब्जेक्ट वही है। क्यों पलट गया, तो इसलिए पलट गया क्योंकि ये पलट जाएगा, आसान है यार। क्यों पलट जाएगा, क्योंकि पलट जाएगा। और ये नहीं पलटेगा, इसको यहां पे फोर्स लगाऊंगा तो आगे तक चला जाएगा। इसमें इसको पलटाना मुश्किल है, इसमें इसको पलटाना आसान है। क्यों, तो देख सेंटर ऑफ मास के अबाउट यहां से यहां तक टोटल हाइट अगर ए लेता है तो टॉर्क कितना प्रोवाइड कर रहा है ये A/2 इंटू सेंटर ऑफ मास के अबाउट। और ये कितना प्रोवाइड कर रहा है, अगर मान ली इस साइड को बी लेता है तो इस साइड को तो बी लेता है तो ये B/2, ये कम टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, कम टॉर्क, लेकिन फोर्स तो Fe है। ये ज्यादा टॉर्क फोर्स Fe है, तो इसमें टॉर्क ज्यादा लगा है पलटाने की। अच्छा सर फ्रिक्शन भी तो लगेगा, हाँ तो फ्रिक्शन भी तो सपोर्ट कर रहा है पलटाने में। देखो यहाँ पे नया डायग्राम बना के ही मैं आपको समझा देता हूँ, कोई खास बात नहीं। देखो यहाँ पे नया डायग्राम बना लेता हूँ। देखो मान लो ये सिस्टम है, मैं यहाँ पे इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे। क्यों, क्योंकि जैसे ही तुम आगे फोर्स लगाओगे, कहाँ लगाओगे, आगे फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन इस इंटरलॉकिंग की वजह से पीछे अपोज करेगा। अभी सेंटर ऑफ मास के अबाउट में देखूं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट में देखूं तो बेटा फ्रिक्शन का टॉर्क, ये रेडियस वेक्टर आर, मतलब लेंथ मान लो इसको, तुम आर मत मानो, तुम लेंथ मान लो ए मान लो, चलो ये भी ये हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क होगा किधर, तो ए नीचे और फ्रिक्शन पीछे, मतलब अंदर की तरफ। तो इसका टॉर्क अंदर की तरफ, और ये ए ऊपर, फ्रिक्शन आगे, इसका भी टॉर्क अंदर की, फोर्स आगे, इसका भी टॉर्क अंदर की तरफ। मतलब दोनों ही मिलकर इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, लेकिन बहुत आसानी से नहीं घूमता। क्यों, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन आगे शिफ्ट हो जाता है। नॉर्मल रिएक्शन कहां शिफ्ट हो जाता है, आगे। और जैसे ही नॉर्मल रिएक्शन आगे शिफ्ट होगा, देखो नॉर्मल रिएक्शन आगे शिफ्ट होगा, नॉर्मल रिएक्शन कहीं यहां पे लगेगा, ज्यादा पतला हो गया ये, नॉर्मल रिएक्शन यहां पे लगेगा। अब इस नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क बताओ क्या हो जाएगा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, सेंटर ऑफ मास से नॉर्मल रिएक्शन की डिस्टेंस मान लो इसको b, तो नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क ये देखो, ये b इधर आएगा और नॉर्मल रिएक्शन कहां लग रहा है, ऊपर, तो इसका टॉर्क बाहर की तरफ आएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, आगे की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। तो ये हमें नहीं समझ में आया, ये तो रफ्तार में समझा दूंगा। देख मान ली ये सब ब्लॉक रख दिया और यहाँ पे रख दिया मैंने ये सरफेस, एक ऑब्जेक्ट रख दिया। अब जैसे ही मैं इस पे आगे की तरफ फोर्स लगाऊंगा तो बैक पे देखना, यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे देखना, इसमें मैंने रख दिया, यहाँ पे जैसे ही मैं फोर्स लगाऊंगा तो बता पीछे से उठ गया। अभी नॉर्मल कहाँ है, एकदम सेंटर पे है। नॉर्मल हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस पे लगता है, तो जहाँ कॉन्टैक्ट होगा वहाँ नॉर्मल लगेगा। जैसे मैं इस पे आगे फोर्स लगाऊंगा तो नॉर्मल कहाँ गया, देख ना कॉन्टैक्ट कहाँ, यहाँ तो है। इधर फोर्स लगाऊंगा तो पीछे से उठ जाएगा, इधर लगाऊंगा तो इधर से उठ गया। देख नॉर्मल कहाँ है, तो जिधर फोर्स लगाता हूँ उसी डायरेक्शन में नॉर्मल आगे शिफ्ट हो जाता है, तो नॉर्मल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। नॉर्मल का टॉर्क तो हमारा होगा बाहर की तरफ, नेट नॉर्मल का टॉर्क इसको गिरने से क्या करेगा, बचा लेगा। और इसमें नॉर्मल जब मैं देखूं, इसमें अगर मैं नॉर्मल देखूं, इसमें तो नॉर्मल यहां तक आगे शिफ्ट कर सकता है, इसमें नॉर्मल देखूं तो आगे शिफ्ट कर सकता है। दोनों में मास सेम है तो नॉर्मल की वैल्यू दोनों केस में सेम होगा। अब नॉर्मल का अपोजिंग टॉर्क किसमें ज्यादा लग सकता है, तो इसके सेंटर ऑफ मास से ये ज्यादा दूर है, इसके सेंटर ऑफ मास से कम दूर है। इसीलिए अब देख, कम समझना था ना क्यों, तो देख समझ, फिजिक्स समझ, इसके सेंटर ऑफ मास से नॉर्मल कम दूरी पर है तो नॉर्मल का टॉर्क कम होगा और फोर्स का टॉर्क ज्यादा होगा। टॉर्क ड्यू टू फोर्स इज ग्रेटर देन टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल, इसलिए क्या होगा, फोर्स के टॉर्क की वजह से गिर जाएगा। और यहां पे देखेगा तो यहां पे टॉर्क ड्यू टू फोर्स इज लेस देन टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल। क्यों, क्योंकि नॉर्मल ज्यादा डिस्टेंस पे शिफ्ट कर गया और टॉर्क का मतलब होता है कितना फोर्स, एन, इसमें भी एन, कितनी दूरी पर, ए दूरी पर, तो ये ज्यादा टॉर्क लगा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। इसीलिए इसको घुमाना, इसको पलटा देना मुश्किल होता है, इसको पलटा देना आसान होता है। तो एक बार किताबों में, नीट में तो नहीं पूछा कभी, ऐसा सवाल पूछते हैं कि ये तुम्हारा दे दिया ए, तो पलटने की प्रोबेबिलिटी कब ज्यादा होगी, ए को बढ़ाऊं कि ए को घटाऊं। अरे रामलाल, ए को जितना बढ़ाएगा तो सेंटर ऑफ मास से जितनी ज्यादा दूर तक ये जाएगा, सेंटर ऑफ मास से जितनी ज्यादा दूर तक जाएगा, पलटने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा आसान होगा। और वैसे भी मान ले, ये तू नहीं समझ रहा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, मैं इसको ऐसे मारूं तो पलट जाएगा आसानी से, अब ऐसे मारूं तो नहीं पलट रहा, देख नहीं पलट रहा, ऐसे कहां पलट रहा है, लेकिन ऐसे पलट जाएगा। तो जितना ज्यादा हाइट होगी उसकी पलटाना उतना आसान होगा, बात खत्म। क्या सवाल है, आगे देख,
ये सवाल है कि बढ़िया है, और इस बढ़िया सवाल का जब सॉल्यूशन तो जबरदस्त करा हुआ, देख एकदम नया और तगड़ा सॉल्यूशन। देख, फाइंड एफ अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, यहां से फोर्स अप्लाई किया ब्लॉक पे, यहां पे ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई किया। फाइंड फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक एज शोन इन फिगर सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लाइड बिफोर टॉपलिंग, मतलब टॉपलिंग से पहले वो स्लाइड ना करे। टॉपलिंग से पहले स्लाइड ना करे मतलब उसमें नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 टपल, और जस्ट टपलिंग के कंडीशन पे अपन को टॉर्क बैलेंस करना है। डज नॉट स्लाइड मतलब स्लाइड कर ही नहीं रहा, टपल कर जाएगा लेकिन स्लाइड नहीं करेगा, स्लाइड नहीं करेगा क्योंकि सफिशिएंट फ्रिक्शन है, मोर देन सफिशिएंट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन सफिशिएंट। फाइंड फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक एज शोन सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लाइड, स्लाइड नहीं कर रहा, बहुत फोर्स लगा लिया लेकिन स्लाइड नहीं कर रहा, अप टू टपलिंग, मतलब टपलिंग पहले कर जाएगा। तो जो टपलिंग के कंडीशन में देखो सरफेस रफ है, आगे फोर्स लगाओगे तो पीछे फ्रिक्शन लगेगा, जानते हो? हाँ सर जानते हैं। सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखोगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर देखोगे तो ये पोजीशन वेक्टर ऊपर, और ये सेंटर ऑफ मास के लिए फ्रिक्शन का पोजीशन वेक्टर, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इसका टॉर्क निकालोगे, पोजीशन फोर्स आगे, टॉर्क अंदर, और इसका टॉर्क निकालोगे तो इसका भी टॉर्क अंदर, तो दोनों सेम डायरेक्शन में इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा, तो नॉर्मल यहां शिफ्ट कर जाएगा और नॉर्मल इसको गिरने से अपोज करेगा, ठीक है ना, नॉर्मल इसको गिरने से अपोज करेगा। तो मजदूरी कहता है कि सबसे पहली बात, ये तुम्हारा फोर्स एफ, ये तुम्हारा फ्रिक्शन एफ आर, और ये नॉर्मल एन। अगर मैं इसके हाइट को ले लेता हूं ए और इसके हाइट को ले लेता हूं बी, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिखो, तो फ्रिक्शन एफ आर फ्रिक्शन, और सेंटर ऑफ मास के ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, a/2 इंटू a/2 प्लस फोर्स एफ इंटू a/2 बराबर नॉर्मल इन, और सेंटर ऑफ मास से ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका b/2 इंटू b/2। ये हमने टॉर्क 0 कर दिया। टपल करने के केस में जस्ट नॉर्मल पूरा का पूरा बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है ना, नॉर्मल पूरा का पूरा बैलेंस कर रहा होगा। अब एक बात बताओ, अगर ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा तो एक्स एक्सिस में फोर्स क्या होना चाहिए, नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस मस्ट बी 0, तो जितना आगे फोर्स उतना पीछे, मतलब एफ बराबर मैं कह सकता हूँ एफ बराबर अगर एफ आर कह सकता हूँ तो यहाँ पे एफ आर को रख दूंगा मैं एफ, तो एफ a/2 फिर एफ a/2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एफ ए, लिख ही देता हूँ यार नहीं तो दुकान, एफ आर को एफ पुट करूंगा यहाँ पे, तो एफ a/2 प्लस एफ a/2 इज इक्वल टू एन b/2 लिख दूं, चल 2 से 2 काट ले, तो बताइए क्या हो जाएगा, 2fa बराबर nb, तो f बराबर हो जाएगा nb/2a, और n की वैल्यू कितनी होगी, तो अब वर्टिकल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, वर्टिकल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, तो n बराबर क्या हो जाएगा mg, तो n को मैं mg रख दूंगा, तो f बराबर आएगा mgb/2a, ये आंसर आएगा। क्या किया, 3 इक्वेशन लगा, ऊपर वाला फोर्स बटा नीचे, अरे हवा में थोड़ी ना उड़ रहा है ऑब्जेक्ट, और ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है नॉर्मल, नीचे एक ही लग रहा है mg, तो नॉर्मल बराबर mg, तो नॉर्मल के जब mg रख सकता हूँ। अच्छा सर एक फोर्स और लगना था ना mg, जिसका आपने टॉर्क नहीं लिखा, सर मैं रामलाल युगांडा की घाटी में फेंक दूंगा दोबारा, जहां से आया वहीं पे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिखा है, तो mg का नेट टॉर्क हो जाएगा 0, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे ही mg लग रहा है। तो टोटल फोर्स कितने हो गए, 4, एक अप्लाइड फोर्स एफ, दूसरा नॉर्मल एन, तीसरा mg, चौथा फ्रिक्शन। अब x में ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा तो x का फोर्स 0, तो आगे f पीछे fr, आगे f पीछे fr, ऊपर भी नहीं उड़ रहा तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स n बराबर mg, और इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमने क्या कर दिया, टॉर्क बैलेंस कर दिया। ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है, ठीक है ना। चलो एक तरीके से आपको समझ आया, लेकिन अपने को नहीं करना था, अपन ने पूरी मजदूरी करी और सब गलत है। ये नहीं गलत नहीं है, बट मजदूरी है, ये मजदूरी है। सर क्यों कराया, मैंने इसलिए कराया बेटा तुम बेसिक फिजिक्स तो सीखो, कम से कम ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो आगे पीछे करना तो सीखो, ऊपर नीचे करना तो सीखो, और सेंटर ऑफ मास के बाद टॉर्क लिखना तो सीखो, क्योंकि mg सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा था इसलिए उसका टॉर्क 0 हो जाएगा। ओहो सर आ गया, सर आ गया, अब आ गया तो एमआर स्टार्ट देखो, और अगर तुम्हें मोक्ष मिले बस आनंदमय हो जाना, बस आनंदमय हो जाना, और देखना कितना मजा आएगा। तो पक्की बात है क्या, अरे रामलाल एमआर स्टार पे कभी शक नहीं करते, आओ दिखाता हूं। जैसे ही तुम इस पे फोर्स लगाओगे तो थोड़ा उठेगा, इस कांटेक्ट के अबाउट ओ के अबाउट टॉर्क 0 कर दो। सर ओ के अबाउट टॉर्क आप 0 कर रहे हो, हाँ
क्योंकि असल में एग्जैक्टली टॉपलिंग के केस में क्या होगा, तुम कह रहे हो कि इट डज नॉट स्लाइड नहीं करना चाहिए, टपल पहले टपलिंग कर जाना चाहिए, डज नॉट स्लाइड बिफोर टपलिंग, मतलब टपलिंग करने की कंडीशन में जस्ट आ गया। ये वाला सरफेस कांटेक्ट पे ही नॉर्मल, तुम क्या करो नॉर्मल पूरा का पूरा यहाँ से क्लियर गया, मतलब यहीं पे कांटेक्ट ऐसा बन रहा है, सरफेस थोड़ा सा पीछे से क्या होगा उठा हुआ और यहाँ पे नॉर्मल आ जाएगा। वहां पे अगर नॉर्मल आ गया, वहां पे अगर नॉर्मल आ गया तो समझना कि नॉर्मल यहां लग रहा, तो इसी पॉइंट के बाद टॉक लिख लेता हूं। तो टॉक ड्यू टू नॉर्मल प्लस टॉक ड्यू टू mg प्लस टॉक ड्यू टू f प्लस टॉक ड्यू टू फ्रिक्शन। ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड, टॉक ड्यू टू फ्रिक्शन बराबर 0। अच्छा चलो चले मितवा, नॉर्मल का टॉक बताओ, तो इसके अबाउट लिख रहे हो, नॉर्मल यहीं से पास कर रहा है तो 0। ओ हाँ, mg का टॉक बताओ, तो mg फोर्स यहाँ से पास कर रहा, यहाँ से तुम कांटेक्ट हो, तो ये डिस्टेंस कितना होगा b/2, तो लिखोगे mg b/2। ओ माय गॉड। और इस फोर्स का टॉर्क बताओ, तो देखो ये टॉर्क है तुम्हारा बाहर की तरफ और इसका टॉर्क आएगा o से, ये डिस्टेंस देखोगे तो पूरा डिस्टेंस a इंटू एफ, ये हो जाएगा a इंटू एफ। देख ले भाई, o के अबाउट देख रहे हो तो फोर्स तुम्हारा इस डायरेक्शन में लग रहा है x में, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूरा a आएगा, प्लस फ्रिक्शन का टॉर्क 0। क्यों सर, तो फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा जो कि ओ से ही पास कर रहा है, यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट से इसी लाइन से पास कर रहा, उसका भी टॉर्क 0। यहाँ से ध्यान से देखोगे तो कुछ कटेगा क्या, नहीं सर, लेकिन इसका और इसका डायरेक्शन अलग है, तो यहाँ पे माइनस लिख लो, अगले लाइन में तुम्हारा आंसर आ गया। बताओ F बराबर क्या होगा, ए को नीचे ले जाओ और उधर कर दो, मतलब इसको उधर ले आओ, ए को नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा mg b/2a। अरे क्या आया था, mg b/2a किसको कहते हैं हमारे स्टार, किसको कहते हैं, इसको कहते हैं। बताओ फील आया कि नहीं आया तुम्हें, इस कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट अपने को टॉक 0 करना था। सर आपको तो समझ आया, सर हमको कैसे आएगा, आप भी 4 सवाल करेंगे आपको भी फील आता जाएगा धीरे। और टॉपलिंग तो पूछता ही नहीं, बस 2 केस मैंने करा दिए ना अल्टीमेट, यहाँ से सीधा आंसर आप निकाल सकते हैं। समझ आया, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप संडे के दिन भी टाइम निकाल के हमसे पढ़ पाए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बेटा।